नाउ स्टूडेंट्स, मेटल नॉन मेटल हम लोग लास्ट 10 ईयर कर रहे थे, ठीक है ना। और आज की क्लास में अब हम आगे देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर आ जाओ फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्या हो जाएगा बताइए आराम से। कह रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द। अब ये देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या ही दिक्कत है बताओ। एल्युमिनियम को अगर आप हीट करोगे एयर में तो एयर से वो ऑक्सीजन ले लेगा, पता है आपको। और फॉर्मूला बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि आपका सॉलिड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम आपका सॉलिड होता था और ऑक्सीजन आपका गैस है। बताइए कोई समस्या। और एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा कंपाउंड है बताइए, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और फॉर्मूला तो सभी बच्चों को आता ही होगा। एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस होता है, ऑक्साइड होता है 2 माइनस। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, खेल खत्म। Al2O3 हो गया। बैलेंस है, आप लोग चेक कर लेना, इसमें मिस्टेक भी होती है। मैं ज्यादा इसको नहीं देख रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं सब कुछ डिटेल में। यदि कहीं पे कोई मिस्टेक हो, जैसे कल इक्वेशन में थी, तो बता दीजिएगा, करेक्ट कर लेंगे। आप लोग को तो पता ही है। उसके बाद बच्चों ये बताइए जरा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है, क्या आयरन की स्टीम के साथ आप नहीं करा सकते हो? बताओ, आयरन की स्टीम के साथ नहीं करा सकते हो? आयरन का ऑक्साइड बनता था, ये स्टीम का मतलब ये गैस है बच्चों। और आयरन आपका यहाँ सॉलिड है। उसके बाद एक आयनिक कंपाउंड बनेगा Fe3O4, जिसमें कि दो तरीके के कंपाउंड का मिक्सचर रहता है बच्चों, FeO का और Fe2O3 का। क्या भूल गए हो क्या बताओ? इन दोनों कंबाइन करोगे तो 2 आयरन और प्लस 1 आयरन, तो टोटल हो गए 3 आयरन। और ऑक्सीजन हो गए 3 + 1 4। बताइए कोई समस्या। अब तो रट गया होगा यार। और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, फेरिक ऑक्साइड। ये देखिए गलत नाम लिखा है, इन सब के चक्करों में मत पड़िएगा। ये फेरस फेरिक ऑक्साइड है, इसमें फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी, दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर है। ये क्या आपका फेरस फेरिक ऑक्साइड है, यानी कि ये क्या है आपका आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड है। अब यार इतना नहीं बता रहा हूं, तुम लोगों को पता है। ये क्या है आपका बताओ, आयरन ब्रैकेट में सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी है इसका और थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट भी है इसका। ठीक है, ये Fe2+ आयन से बना है, ये Fe3+ आयन से बना है। तो आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड नहीं था ये, बताइए। ठीक है, बताइए। यस। उसके बाद हाइड्रोजन गैस बच्चों यहां पर निकल गई थी आपकी। ठीक, फिर अगला सवाल देखिए, कैल्शियम विद वाटर, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग? क्या ही करोगे यार इसका। कैल्शियम ये सॉलिड तुमने लिया था, वाटर लिक्विड ठंडे पानी से रिएक्शन कराई थी भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, हाइड्रोजन गैस निकल गई थी। अब बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, हाइड्रोजन गैस यहां पर आपकी बन गई थी। रिएक्शन मेरे ख्याल से बैलेंस है। और यहाँ पर जो हीट निकलती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, वो कैल्शियम के टुकड़े पे चिपक जाती है और कैल्शियम फ्लोट करता है। ठीक, बस हो गया, आसान है, आगे बढ़ जाएं। छोड़ दे रहे हैं यार ये सब, है ना, बच्चों का खेल है तो। 100 बार रिपीट हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आ जाओ। अब यहाँ पर आइए बच्चों, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। अब बताओ, यहाँ पर देखो देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, देखो कंफ्यूज तो नहीं करोगे बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में। कंफ्यूजन मत करिएगा, सुनिए ध्यान से। अगर आपने किसी आर्टिकल को रखा है, मेटल के आर्टिकल को रखा है बच्चों हवा में, सुन लो भाई ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा एग्जाम में। यदि बच्चों उसने किसी मेटल के आर्टिकल को हवा में रख के छोड़ दिया है, खुले में छोड़ दिया है ना, एयर के कांटेक्ट में है वो मेटल का आर्टिकल, मतलब मेटल का कोई सामान है। ठीक, गलत मत करना भाई। अगर उसने एक्सपोज टू एयर कर दिया, एयर के कांटेक्ट में, और अगर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई, अगर ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई तो बताओ कौन है वो। देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता। कोई आयरन का कोई आर्टिकल का, हाँ देखो कर दिया ना बेटा गलत। बस यही मैं सुनना चाहता था, कर दिया गलत यार। कॉपर ऑक्साइड बच्चे बता रहे हैं, गलत कर दियो, यही तो करोगे, तभी मैंने बताया तुम्हें यार। भाई एक बात बताओ, जब तुम कॉपर को रखते हो हवा में, एयर में यार, तब वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। गलत कर दिया तुमने, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस बनाता है यार वो, ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ये कैसे तुमने बता दिया? कॉपर का ब्लैक ऑक्साइड गर्म करने पे, क्या मैंने गर्म किया इसको बताइए? मैंने तो बस एयर में रख के छोड़ दिया, मैंने तो एयर में रख के छोड़ दिया, यही तो सवाल है। किसी मेटल के आर्टिकल को भाई मैंने एयर में अगर रख के छोड़ दिया और कलर अगर ब्लैक आ रहा है तो वो सिल्वर होगा यार। वो मेटल क्या होगा? सिल्वर होगा, सिल्वर आर्टिकल है, क्योंकि सिल्वर आपका एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर लेता है और आपका Ag2S नहीं बना देता है, बताइए, और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी यार। यही तो ब्लैक होता है सिल्वर सल्फाइड, यही तो ब्लैक होता है। गलत कर दिया ना सवाल बेटा, कर दिया गलत, यही करोगे एग्जाम में। कॉपर आपका ब्लैक तब देता है जब हीट करते हो एयर में, कॉपर आपका ब्लैक हीटिंग होती है जब।
ये वाली रिएक्शन होती है। ये देखिए कॉपर को जब ऑक्सीजन में आप गर्म करते हो तो भैया यहाँ आपने हीट किया है ना, तो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक लेयर तब मिलेगा यार हीट करने पर। हीटिंग तो मैंने करी नहीं थी, गलत कर दिया सवाल तुमने। यही करोगे एग्जाम में, यही पूछा है उसने एग्जाम में, 100 बार पूछा है। कभी कभी वो कॉपर, कभी कभी कॉपर मतलब कभी कभी वो हीट करेगा, अगर मेटल को हीट कर दिया और ब्लैक हो गया तब वो कॉपर है, तब वो कॉपर ऑक्साइड है, बनेगा ब्लैक लेयर। कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक लेयर हीट करने के बाद आता है, ये मैंने एक्टिविटी में भी पढ़ाया था। और यदि आपने मेटल के एल्युमिनियम को छोड़ दिया ऐसे ही खुला और वो अपने आप ब्लैक हो गया तो इसका मतलब वो सिल्वर है। अब गलत मत करना भाई, अब गलत मत करना, ठीक है? करेक्ट? कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब गलत मत करना, ठीक? अब गलत मत करना, दोनों सवाल बता दिए, ध्यान लगा लीजिएगा जरा। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यार बच्चों का सवाल है, बच्चों का सवाल है भाई। एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका चेक कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस से रिएक्शन कर रहा है, बेसिक इन नेचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से, तो यार ये एसिडिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक वाली रिएक्शन नहीं लिख दोगे? बताओ। सोडियम एल्युमिनेट, और जो लोग सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मूला अभी तक नहीं याद करें तो क्या ही करोगे भाई? सोडियम एल्युमिनेट का फॉर्मूला NaAlO2 नहीं होता था? बताओ, सोडियम एल्युमिनेट नहीं याद कर पाए हो आज तक? बताओ। तो यहां क्या बना आपका? सॉल्ट बना और वाटर बन गया। सॉल्ट बना, सोडियम एल्युमिनेट और वाटर बन गया। क्या ये रिएक्शन नहीं बैलेंस करते हो आप? क्या ये रिएक्शन आपको नहीं याद है? बताइए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बोलो 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 फटाफट। आता है ना? ठीक, आता है। और यहीं पर एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर HCl से करा देते तब क्या बनता? अगर Al2O3 को अगर आप HCl से करा देते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस से, तब रिएक्शन क्या आती बताइए? हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते यहां से, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट आपका AlCl3 नहीं बन जाता था? एल्युमिनियम क्लोराइड एक्वस, और साथ में आपका क्या पानी नहीं निकल जाता था यहां पर वाटर लिक्विड? बताइए। और यहां पर आप एसिड से करा रहे हो, एसिड से करा रहे हो, तो ये बेस जैसा काम करेगा यार, चेक कर लो। बैलेंस वैलेंस कर लेना भाई, वो सब मैं नहीं कर रहा हूं। यहां शायद 6 लग जाएगा, यहां 2 लग जाएगा, तो मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। 2 3 6 H2O। नहीं, बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस हो गया क्या? 3 और 3 यहां लगा दोगे, 3 2 जा। अब चेक कर लो, बैलेंस हो गया। ठीक, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्या दिखा रहा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर। और ये वाली रिएक्शन क्या दिखा रही है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का एसिडिक नेचर। तो ये दोनों रिएक्शन मिलकर क्या दिखाती हैं? कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है। बताइए, कॉन्फिडेंस है? बताइए, कॉन्फिडेंस है? मतलब मैं करा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप याद नहीं करोगे, आपको याद है। बताइए, कॉन्फिडेंस है ना? आपको भी लिखना आना चाहिए। तो हो गया आप लोग का, बहुत बढ़िया हो गया होगा आप लोग का, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहां पर 17 नंबर सवाल आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए फटाफट जरा। ठीक, देखिए नाउ, देखिए बच्चों, कह रहा अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। रिएक्टिविटी या एक्टिविटी जो लिखना हो भैया लिख लो। सुनो, अब इसने यार दे दिया आपको, क्या दिक्कत है बताओ? अब आपको तो पता ही, पोटेशियम, सोडियम, फिर क्या आता था आपका? कैल्शियम। कैल्शियम ठंडे पानी से करता था, मैग्नीशियम गर्म पानी से करता था, फिर एल्युमिनियम आता था, फिर आपका जिंक आता था, क्योंकि जिंक, याद है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन होता था, आपको पता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन होता था। फिर आपका लेड होता था मेरे ख्याल से, फिर आपका हाइड्रोजन होता था मेरे ख्याल से, फिर आपका कॉपर होता था, फिर आपका मरकरी होता था, और फिर आपका सिल्वर होता था, और लास्ट में बच्चों आपका गोल्ड होता था अकॉर्डिंग टू NCERT। बताइए, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो था यार, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो था। तो लगा दो भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है कौन है? सबसे ज्यादा सोडियम, तो सोडियम पहले आ गया। सोडियम इज ग्रेटर देन, फिर सोडियम के बाद किसका नंबर आएगा? चेक कर लो, सोडियम के बाद किसका नंबर आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में? ये एल्युमिनियम का नंबर आ रहा है, तो एल्युमिनियम इज ग्रेटर देन। फिर किसका नंबर आ रहा है बताओ? कॉपर का नंबर आ रहा है। ठीक, फिर किसका नंबर आ रहा है लास्ट में? गोल्ड का नंबर आ रहा है। तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? गोल्ड। आप यहां चाहते तो इस तरीके से लिख लेते, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग मतलब समझते हो ना? कंफ्यूज मत करना। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब समझते हो ना? डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है पहले उसको लिख दो और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। और इंक्रीजिंग में इसी का रिवर्स हो जाता है। यदि आप चाहें तो मैं आपके लिए लिख सकता हूं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता? इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम वाला पहले, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे, यानी कि AU गोल्ड सबसे कम, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव आपका कॉपर आ जाता, फिर उससे ज्यादा आपका बच्चों क्या आ जाता है? एल्युमिनियम। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है लेकिन आप लिखना नहीं जानते एग्जाम में। ठीक, एल्युमिनियम से ज्यादा आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे सोडियम हो जाता। बताइए, कोई डाउट है? ठीक,
करेक्ट। अब बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड को आप एल्युमिनियम पाउडर से जब कराते थे तो आपको याद है रिएक्शन, बताइए। मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला MnO2 सॉलिड, और एल्युमिनियम पाउडर से कराओगे, गर्म कर दोगे तो मैग्नीज यहां लिक्विड क्यों बनता है? चलो बताओ जरा, मैग्नीज यहां लिक्विड क्यों बनता है? जल्दी 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 बोलो, मैग्नीज यहां लिक्विड क्यों बनता था? बोलो बोलो बोलो, मैग्नीज यहां लिक्विड क्यों बनता था भैया? बताओ जल्दी से बताओ। तुम लोग यार YouTube पे आते ही बोलते रहते हो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड, कुछ नहीं भैया। फ्लैश फैंटैस्टिक गेमर, फैनेटिक गेमर है। अच्छा फैनेटिक गेमर है, हाँ रिकॉर्डेड नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक, रिकॉर्डेड नहीं है, टेंशन मत लो। हाँ बताओ। हाँ हाईली एक्सोथर्मिक होता है यार, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। वेरी गुड, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगी, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि बने हुए मेटल, जो मैग्नीज मेटल निकलता होगा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो हाई होता है बट इतनी ज्यादा हीट निकलती है इसको मेल्ट कर देती है। और ध्यान से सुनो, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो आपका बनता था वो आयनिक कंपाउंड है यार, और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो वो मेल्ट करेगा नहीं, इसलिए हो गया आपका सॉलिड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया आपका सॉलिड। अब बच्चों यहीं पे एक और सवाल आपसे पूछता है, रिएक्शन तो ये वाली याद है सबको? जल्दी से बताओ, बैलेंस वैलेंस कर लेते हो? कॉन्फिडेंस है भैया? देख के बताओ जल्दी से। अरे कॉपी पेन उठा लो, कॉपी पेन उठा लो, लिख के देखो फटाक से। कर लेते हो? बताओ कर लेते हो? अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब ध्यान से सुनिए सुनिए। पता है यहाँ पे बच्चों उसने सवाल ये पूछा एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है। तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या मैं सही हूं? बोलो 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 फटाफट। एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है यहां पर, ठीक। और उसने पूछा रिडक्शन कहां हो रहा है, जरा ये बताओ। तो MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो यहां से यहां आप जा रहे हो इस तरीके से। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ये देखिए इस तरीके से मैग्नीज बाहर हो गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये रिडक्शन यहां पे हो रहा है बच्चों। बताइए कोई डाउट है? बताइए कोई डाउट है? कर लोगे? कर लोगे बच्चों? ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा था उसने, तो आप अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लोगे। मतलब उन्होंने क्या बोला था मैं आपको बता दूं, उन्होंने बोला था एल्युमिनियम इज रिड्यूस्ड, तो फॉल्स हो गया यार। एल्युमिनियम रिड्यूस थोड़ी ना हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक। फिर उन्होंने बोला था कि मैग्नीज डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, तो फॉल्स था, वो भी स्टेटमेंट फॉल्स था, क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है यार, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बताइए कर लोगे? बताओ हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, यस और नो, बताइए। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। हाँ, उसके बाद नाउ स्टूडेंट्स अब यहां पर आइए जरा, ठीक। अब यहां पर आइए जरा, देखिए देखो बच्चों, पता है ये जो सवाल है आपका, देखिए बड़ा अच्छा सवाल उसने बच्चों पूछा, और मैंने आपको बताया था डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। याद आई एक्टिविटी? क्यों भाई? हमें प्रूफ करना है, यानी कि हमें शो करना है एक एक्टिविटी की हेल्प से कि हमारी जो रस्टिंग होती है आयरन में, वो हमारा एयर और मॉइस्चर के ही प्रेजेंस में होता है। तो इसके लिए मैं आपको बस ऐसे ही याद दिलाना चाहता हूं, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, टेंशन मत लो, पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक्टिविटी 3.14 के डायग्राम बनेंगे इसमें, और ये पूरी बातें हम लोग यहाँ पर जो भी आपको समझ में आती थी लिखेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वगैरह के बारे में। तो क्या आप कर लोगे? क्या आप कर लोगे? 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 3 नंबर में पूछेगा, कर लोगे? बहुत बढ़िया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए जरा। नाउ बच्चों अब देखो, ये थोड़ा सा एक अच्छा बच्चों सवाल उसने दिया है, और उसमें क्या क्या कहानियां चलेंगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो बड़ा अच्छा सवाल 2016 में उसने पूछा, कह रहा यू आर गिवन सैंपल ऑफ 3 मेटल सोडियम मैग्नीशियम एंड कॉपर, सजेस्ट एनी एक्टिविटी टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक बच्चों, अब देखो थोड़ा सा आपको बस ऐसे ही याद दिलाना चाहता हूं, क्या आपको एक्टिविटी नहीं कराई गई है लेबोरेटरी में? बताइए बच्चों, हमारे एनसीईआरटी में सबसे पहली रिएक्शन हमने, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ऑक्सीजन से नहीं कराई थी? बताइए बच्चों, क्या हमने ऑक्सीजन से नहीं कराई थी रिएक्शन? तो यदि आप ऑक्सीजन से कराओगे तो सोडियम का तो अलाउड नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। उन्होंने मना किया था कि भैया सोडियम की ऑक्सीजन से मत कराने लगना, मतलब हमने क्या किया था, इसको फ्लेम पे बर्न किया था, याद है बच्चों? इसको हमने फ्लेम पे बर्न किया था। सोडियम का कलर कैसा आता था जरा बता देना जरा, सोडियम का कलर कैसा आता था जरा बता देना जरा, इसी बात पे, सोडियम का कलर कैसा आता था बताओ? सोडियम का फ्लेम कलर बताओ, जब आप सोडियम को बर्न करते थे तो स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, सोडियम का कलर जरा बता दीजिए। येलो कलर आता था, वेरी गुड भाई, याद भी है, बहुत बढ़िया, ठीक।
तो सोडियम का फ्लेम कलर येलो आता है। तो यदि सोडियम को हम लोग एयर में बर्न करते तो है ना, ऑक्सीजन से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है इसका, तो आपका सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता था Na2O और येलो फ्लेम आती थी। फ्लेम कैसी थी इसकी? येलो, बस ऐसे ही याद दिला रहा हूं और क्या। ठीक, उसके बाद यदि आप मैग्नीशियम को करवाते बच्चों, यदि आप मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते तो थोड़ा रेट आपका स्लो हो जाता, थोड़ा स्लो हो जाता। और मैग्नीशियम, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, संभाल लेना वो सब। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या व्हाइट कलर का पाउडर नहीं बनता था? क्या व्हाइट कलर का पाउडर नहीं बनता था? और मैग्नीशियम का फ्लेम कलर कैसा होता था? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होता था यार, ये तो पूरी दुनिया को पता है। ठीक, और तीसरा नंबर ध्यान से सुनो, अगर तुम कॉपर को कराओगे ऑक्सीजन से तो भैया सुनो, कोई रेसिड्यू नहीं मिलता था, याद है? अरे भूल गए हो क्या? यहां पे रेसिड्यू मिलेगा सोडियम ऑक्साइड का, यहां रेसिड्यू मिलेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी आपको व्हाइट कलर का रेसिड्यू मिलेगा पाउडर ये, ठीक है। और कॉपर को जब हमने फ्लेम पे गर्म किया था तो जरा मुझे बताओ, क्या कोई रेसिड्यू मिलता था या क्या होता था? बताओ, कॉपर को जब गर्म करोगे तो कोई रेसिड्यू मिलता था कि नहीं मिलता था? बोलो 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 फटाफट। नहीं मिलता था। वेरी गुड, याद तो है यार तुम्हें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ जाती है? कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर चढ़ जाती है, मानते हो कि नहीं? बताओ, बैलेंसिंग संभाल लेना भैया, बैलेंसिंग संभाल लेना। कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर नहीं आ जाती थी? बताओ, अगर कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर आ गई, इसका मतलब यार कॉपर रिएक्ट ही नहीं करा पूरी तरीके से, अंदर का कॉपर सुरक्षित है, ठीक, तो लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। और सुनो कहानी, जरा कॉपर का फ्लेम कलर बताओ भाई, जरा कॉपर का फ्लेम कलर बताओ भाई, कॉपर का फ्लेम कलर बताओ। बहुत फेमस है, ग्रीन। बहुत सही भाई, बहुत सही, याद तो है यार, याद तो है यार तुम्हें, ठीक। कॉपर का फ्लेम कलर ग्रीन, याद तो है यार, सही तो है, ठीक। तो ये बातें, अब बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी आपने ऑक्सीजन के साथ दिखा दी, ठीक। और इसमें आपने क्या बताया? सबसे ज्यादा फास्ट रेट सोडियम का है, फिर उससे स्लो रेट मैग्नीशियम का है, और सबसे स्लो किसका है? कॉपर का है। पहली एक्टिविटी तुमने ऑक्सीजन के साथ दिखाई, फिर पानी के साथ दिखा दो यार, ठीक। सेकंड में किसके साथ दिखाओगे? सेकंड में किसके साथ दिखाओगे बताओ? सेकंड एक्टिविटी किसके साथ? पानी के साथ दिखाओगे। जब पानी के साथ दिखाओगे तो तुम्हें पता है कि सोडियम जो है तुम्हारा वो पानी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक। और आपका क्या देता है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, और साथ में हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, और ये जो हाइड्रोजन बाहर होती है बर्न हो जाती है, आपको पता है ये क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। बताइए, मानते हो कि नहीं? ये आपकी हाइड्रोजन बर्न हो जाएगी, बहुत मतलब इतनी ही ज्यादा हीट निकलती है, हाइड्रोजन बर्न हो जाती है, तो आपका बहुत तेजी से एक्सप्लोजन के साउंड आते हैं वहां पर, पता है आपको, ठीक। तो सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद आप मैग्नीशियम की कराओगे बच्चों, तो आपने पढ़ा था मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं करता यार। मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है तुम्हारा ठंडे पानी से, मैग्नीशियम जो है तुम्हारा वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। क्या मैं सही हूं? ठीक है, तो कोल्ड वाटर से यार नो रिएक्शन, कोल्ड वाटर से नो रिएक्शन। उसके बाद फिर तुमने कराया था मैग्नीशियम को हॉट वाटर से, क्या याद है? भूल गए हो क्या? इसको तुमने हॉट से कराया था, और जैसे ही हॉट वाटर लिक्विड से कराओगे, हॉट वाटर लिक्विड से कराओगे, तो यहां तुम्हें क्या मिलता था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता था, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस जो है बर्न नहीं होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम पे चिपक जाती है, इतनी हीट मिलती है तो मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता था। पूरी कहानी लिखोगे, पूरी कहानी लिखोगे जितना पढ़ाया गया है, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद फिर आप कॉपर की कराओगे, तो भैया ध्यान से सुनो, कॉपर पानी से रिएक्शन ही नहीं करता है यार, नो रिएक्शन। कॉपर कभी पानी से रिएक्शन ही नहीं करेगा, चाहे तुम पानी ठंडा ले लो तब भी नहीं रिएक्शन करेगा, चाहे तुम पानी गर्म ले लो तब भी रिएक्शन नहीं करेगा, और चाहे पानी तुम स्टीम ले लो तब भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। कॉपर स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि कॉपर के बर्तन में पानी गर्म करोगे, कॉफी बनाने वाली जो मशीन होती है यार, कॉफी उसमें स्टीम निकलती तो है, कॉपर कहां खराब होता है तुम्हारा, ठीक। सही है, बताओ, ठीक। तो कॉपर इज लेस, तो दो एक्टिविटी दिखा दी, और तीसरी एक्टिविटी आप यदि चाहें तो आप दिखा दीजिए। तीसरी एक्टिविटी आप क्या दिखाओगे बताओ? तीसरी एक्टिविटी आप किसके, चलो तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरी एक्टिविटी बच्चों, थर्ड एक्टिविटी किसके साथ दिखाओगे बताओ जरा, क्या कहते हो? थर्ड एक्टिविटी की कहानी क्या है बताओ? किसके साथ दिखाना पसंद करोगे? देखते हैं। ऑक्सीजन के साथ दिखा दिया, वाटर के साथ दिखा दिया, और थर्ड यस एसिड के साथ दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है ना। और एसिड के साथ रिएक्शन कराना सोडियम के साथ क्लास में अलाउड नहीं था, आपको पता है कि हमें बहुत देख रेख से इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी, बट फिर भी यदि आप चाहें तो आप लिख सकते हैं थर्ड हम एसिड से करा देंगे, थर्ड हम एसिड से करा देंगे। क्या दिक्कत है भाई बताओ? थर्ड हम एसिड से करा देंगे, है ना। फर्स्ट हमने किससे कराया था? ऑक्सीजन से। सेकंड हमने कराया किससे? पानी से। और थर्ड आप एसिड से करा दो भाई। ये बताओ कि सोडियम को भैया बैलेंसिंग संभाल लेना, HCl के साथ अगर आप कराओगे डाइल्यूट, HCl के साथ डाइल्यूट ही रखना भैया, नहीं तो बहुत भयंकर एक्सप्लोजन हो जाएगा। वैसे भी आप बच नहीं पाओगे, एक्सप्लोजन तो होएगा ही होएगा यहाँ।
क्या सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन नहीं बनेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक। ओके नाउ क्या मैं सही हूं? चेक कर लो। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो भैया एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद फिर तुम किससे कराओगे? मैग्नीशियम की HCl से कराओगे, तब भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन रेट स्लो हो जाएगा, रेट स्लो हो जाएगा, रेट स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बनेगा तुम्हारे पास क्या? MgCl2 नहीं बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकल जाएगी। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। रेट स्लो है। और उसके बाद फाइनली जब तुम कॉपर की रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, तो बोलो 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 बोलो, क्या रिएक्शन होगी? क्या रिएक्शन होगी? क्या रिएक्शन होगी? नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर यार HCl H2SO4 से रिएक्शन ही नहीं करता है, लेकिन कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है। कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है। ओके तो यहां से आपका नो रिएक्शन आंसर यहां पर आने वाला है, ठीक है। अब देख लो आप, ठीक है। यहां वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी वायलेंट रिएक्शन, यहां रेट स्लो होता है और कॉपर तो करता ही नहीं यार। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको इस तरीके से लगाओगे कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यस और नो बताइए, ठीक, करेक्ट। 3 ही इन्होंने मेटल दिए थे, तो हमने 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 एक्टिविटी करके दिखा दी यार। ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ, खेल खत्म बस, ठीक। अब इन लोगों ने जो भी कहानियां यहां दी हुई हैं, ठीक है ना, ये सब उल्टी सीधी कहानियां दी रहती हैं, हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना है, ठीक। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। कर लोगे? देखा, तो जो एनसीईआरटी में पढ़ाया उसी हिसाब से आपको एग्जाम में लिख के चीजें आनी, अपनी अपनी भाषा में लिख दीजिए, कुछ नहीं जाता है। चलो आ जाओ जरा, आ जाओ, हो जाएगा। अब सुनो बच्चों, जरा ध्यान से यहां पर देखो जरा, एक अच्छा थोड़ा सवाल ऐसे ही आ गया है, एक अच्छा सवाल यार आ गया ऐसे ही, सुन लो। मतलब अच्छा, ये याद करने वाली चीज है, याद करने वाली चीज, समझो बच्चों। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि आयोडीन की कमी से गोइट्रे होता है, ये जो गला होता है ऐसे फूल जाता है थोड़ा सा, आपको देखा है, ठीक। घेंगा जिसको बोलते हैं, आई थिंक घेंगा हो जाता है ना, बीमारी का नाम है। तो अब देखो जरा, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई हमारी बॉडी में, तो गोइट्रे हो जाएगा आपको। मतलब भगवान ना करे किसी को, एक बात बता रहा हूं बस, ठीक। पहली बात, पहली बीमारी है। और दूसरा, जो 40 के ऊपर एज की जो महिलाएं होती हैं, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं, जो लेडीज होती हैं, उनमें बच्चों अगर आयोडीन की कमी हो गई तो एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम आप चाहे तो याद कर लें। वैसे तो पता है, मुझे लग रहा है एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये आप गोइट्रे के बारे में लिख देना, लेकिन एक और यहां पर दिया हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो थायरॉय ROI डिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये आप याद कर लीजिएगा। पर ग्वाट्रे ओके सर, ये क्वेश्चन बायो में भी है। अच्छा बायो में भी, तब तो यार बहुत अच्छी बात है, आप लोग बायो वाले हो, बायो में भी है तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिएगा। देखिए सवाल आ गया, तो कनेक्ट कर लोगे आप केमिस्ट्री से। अब मैं आपको सवाल पढ़ देता हूं, अब मैं आपको सवाल पढ़ देता हूं, आ जाओ। सवाल उसने पूछा, यहां पर कह रहा है कि देयर आर 115 एलिमेंट टिल टुडे। कह रहा है कि भैया आज तक हमें 115 एलिमेंट के बारे में पता है, इसमें से कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल हैं। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई हुई है, लेफ्ट हैंड साइड मेटल रखते हो, राइट हैंड साइड आप नॉन मेटल रखते हो, ठीक। कह रहा है यूजुअली हार्ड एंड मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल जो है कह रहा है हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हमें पता है। कह रहा है हैव मेटेलिक लस्टर, चमकते भी हैं मेटल। नॉन मेटल आर यूजुअली सॉफ्ट, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं जनरली, डू नॉट पॉसेस लस्टर, चमकते नहीं है। एंड नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं। लेकिन कह रहा है आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच हैज मेटेलिक लस्टर। क्यों भैया? आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता भी है, पता है ना, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, लश्चरस है, आपको पता है, बिल्कुल सही बात है यार, याद है आपको। तो आयोडीन इज एन इंपॉर्टेंट अस फॉर ऑल्सो, आयोडीन हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, हमें पता है, और हीट के भी बैड कंडक्टर। अब आओ सवाल देखते हैं, वाई आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। बस यही सवाल मैं आपको पढ़ाना चाहता था, यही इंपॉर्टेंट है बस, फर्स्ट वाला, बाकी सब आपको पता है। यहां से यहां तक पढ़िए, पढ़िए, आयोडीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, पढ़ लो जरा, पढ़ो पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो और याद करो। याद हो गया भाई, याद कर लो यार, इमरजेंसी का सवाल है पहला वाला तो। अगर मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे इमरजेंसी वाला सवाल लग रहा है भाई, ये है ना, इमरजेंसी आ जाएगी अगर ये आ गया तो। अब देखो एक बच्चा पढ़ गया यार पीछे, कह रहा है 118 एलिमेंट होते हैं। हाँ ठीक है यार, दिल पे ले लिया भाई तुमने तो दीपक। अरे जो उसने प्रिंट किया उस हिसाब से आंसर दो यार, वो पुरानी नॉलेज यूज कर रहा है। 118 एलिमेंट ना लेके पीरियोडिक टेबल में 115 ले रहा है, लेने दो यार उसको, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, तुम सवाल करो, ठीक है।
मतलब पता है जो पूछ रहा है भाई वो नहीं दे ये पता है। अच्छा 10th क्लास में ऐसा ही कभी कभी होता है। कल मैंने एक सवाल आपको भेजा था रिकॉर्डिंग सेक्शन में, याद है आपको? किसी ने देखा उसका? स्मृति का डाउट था, जरा पढ़ के जाना। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत जबरदस्त सवाल था भाई। पता है सवाल उसने पूछा, लोग मेटल का वो सॉल्ट का कलर देख रहे हैं। नहीं, कलर देखोगे तो कलर ही देखते रह जाओगे। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा यार उसने, जाके देखिएगा रिकॉर्डिंग में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 3 नंबर में पूछेगा एग्जाम में अगर पूछेगा तो। बहुत अच्छा सवाल था, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया था उसमें रिकॉर्डिंग में। चलो अच्छा अब आओ बच्चों, इसके बाद जो इसका पार्ट 3 है वो भी यार निपटा दो। एज अ स्टूडेंट्स व्हाट इनिशिएटिव यू विल टेक टू कमेंट द स्टेटमेंट दैट आयोडाइज्ड सॉल्ट इज गुड फॉर हेल्थ, गिव एनी 2 सजेशन। ठीक है यार, नमक में आयोडीन होना चाहिए, आपको पता है आयोडाइज्ड सॉल्ट नमक हमें खाना चाहिए। टीवी पे एडवर्टीजमेंट आता है, न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट बच्चों एडवर्टीजमेंट देती है। ठीक है, तो कह रहा है इसके लिए आप क्या करोगे, आप एक स्टूडेंट हो तो आपके सजेशन ये है टू स्टार्ट एन अवेयरनेस कैंपेन इन लोकेलिटीज में। जा जाके आप है ना, जा जाके कैंपेन्स लगाओगे, लोगों को संबोधित करोगे, बताओगे, है ना। आसपास के गांव के इलाके में आप जा सकते हो, ये सब कहानियां आप लोग लिख दीजिएगा। लोगों को, जो लोग अच्छी तरीके से पढ़े लिखे नहीं है उनको आप जाके सूचित करोगे कि भैया देखो ऐसा नमक खाओ जिसमें आयोडीन होती है। ठीक है, नहीं तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है ना। उसके बाद टू मेक अंडरस्टैंड एन इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन। ठीक है, लोगों को आयोडीन के इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। ठीक, क्या दिक्कत है। उसके बाद अब पार्ट 2 आ जाइए जरा। कह रहा नेम अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा नॉन मेटल है? कौन सा नॉन मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है? कौन सा नॉन कंडक्टर है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है? बताइए यार, पहले हीट का गुड कंडक्टर बता दो। चलो हाँ, ग्रेफाइट भी अच्छा ही कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट भी अच्छा ही हीट को अच्छा ही कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट भी अच्छा ही कंडक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो गया, क्या दिक्कत है ना। ग्रेफाइट हीट का भी कंडक्टर है, मतलब अगर ग्रेफाइट के पीस को रख दोगे ना, धूप में रख दो जाके, देखो बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है वो। ठीक, और और अगर आप चाहो तो ग्रेफाइट की एक रॉड ले लो, ऐसा करके ग्रेफाइट की एक रॉड ले लो, है ना, और यहां से इसको गर्म करो। ग्रेफाइट की रॉड है, ये वाले एंड पे गर्म करोगे और यहां टच करोगे तो तुम्हें गर्म लगेगा, यानी कि हीट यहां से यहां कंडक्ट हो रही है, हीट यहां से यहां कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है बताइए। और इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता ही है यार, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चों एक बात बताइए, सवाल उसने पूछा नेक्स्ट देखिए 2014 में उसने सवाल पूछा, शायद आपको दिख रहा हो, आई डोंट नो। ठीक है, यहां पर आ जाओ जरा। देखो अब मेरी बात को सुनोगे क्या आप ध्यान से? मेरी बात को सुनोगे? देखो एक मिनट जरा देखिए, जो हमने कल की क्लासेस में आपको सारा पढ़ाया हुआ है उसी पे देखिए बच्चों, उसने सवाल आपको बना के दे दिया। 3 नंबर का सवाल है, नहीं 5 नंबर का सवाल है भाई। अरे अरे 5 नंबर का सवाल है, इधर देखो जरा, 5 मार्कर क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि कंपोज एन एक्टिविटी टू अरेंज कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन मेटल। सुन लो भैया, 3 मेटल आपको दिए हुए, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन। अब आपको पता है ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है सर, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखा हुआ है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, आपको पता है। अब आपको उसने कितनी एक्टिविटी करने के लिए बोला है बताइए? कंपोज एन एक्टिविटी टू अरेंज। अब सुनो बच्चों, एक ही एक्टिविटी हमें करनी है। अच्छा अच्छा, विद वाटर करनी, बहुत सही यार, बहुत सही, पानी के साथ करना है ना। भी अगर वो बोलता, अगर वो पानी हमें नहीं देता तो हम पानी के ही साथ करते, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बताइए पानी के साथ क्यों करते? बताइए पानी के साथ ही क्यों करते? क्योंकि आयरन भी तो दे के रखा है यार, और आयरन अगर दे के रखा है तो आयरन तो स्टीम से ही रिएक्शन करता है, तो पानी से तो तुम्हें करवाना ही पड़ेगा। ठीक, अब वही पुरानी कहानियां लिख दोगे यार, 3 रिएक्शन लिखोगे, ध्यान से सुनो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम की कराएंगे तो ठंडे पानी से कर लेगा, कैल्शियम की कराओगे तो ठंडे पानी से कर लेगा, याद है ना। कैल्शियम कोल्ड वाटर से कर लेगा, चेक कर लो, तो कैल्शियम ने ठंडे पानी से रिएक्शन कर ली। ठीक, तो कैल्शियम ने आपकी जो है ठंडे पानी से रिएक्शन कर ली, कोल्ड वाटर से, क्या आपको याद है या भूल गए हो? और मैग्नीशियम को जब मैंने ठंडे पानी से कराया तो नो रिएक्शन। ठीक, मैग्नीशियम को जब मैंने ठंडे पानी से कराया, ठंडे पानी का मतलब है रूम टेम्परेचर पे जो पानी है, तो भैया मैग्नीशियम ठंडे पानी से नो रिएक्शन, कल पढ़ाया था मैंने आपको, 100 बार पढ़ा चुका हूं। ठीक, फिर पानी गर्म किया हमने, जब पानी हमने गर्म किया तब मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया, चेक कर लो, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर जा रहा है, और रिएक्शन तो आप लोगों को पता ही है, हॉट वाटर यहाँ पे लिया है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और कैल्शियम आपका ठंडे पानी से कर लिया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी आपकी। ठीक, अच्छा आयरन को जब हमने कराया तो
यहां देखो मैग्नीशियम ने हॉट वाटर से कर लिया, मैग्नीशियम ने हॉट वाटर से रिएक्शन कर लिया, हॉट वाटर से रिएक्शन कर लिया, यस रिएक्शन इज पॉसिबल हियर, यस ठीक। उसके बाद जब आपने आयरन को कराया तो आयरन ने ठंडे पानी से नहीं किया, आयरन ने ठंडे पानी से नो रिएक्शन, क्रॉस लगा दिया, नहीं किया। फिर आयरन ने आपका गर्म पानी से भी नहीं किया, H2O हॉट से भी नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं किया। फिर आप स्टीम वाला प्रैक्टिकल करोगे, फिर आप स्टीम वाला, अब बताइए क्या ये डायग्राम आपको नहीं याद है? यहां हम ग्लास वूल लेते थे, याद है, और ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, और मेटल का सैंपल यहां लटका देंगे, यहां से गर्म करेंगे तो पानी वेपर बन के यहां से आएगा इस तरीके से स्टीम, तो H2O गैस, ठीक है, और ये मेटल पे टकराएगा तो एक रिएक्शन होगी और ये वाली रिएक्शन होगी स्टीम के साथ, याद है ये वाली रिएक्शन। आयरन H2O गैस के साथ करेगा, Fe3O4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। फिर ये हाइड्रोजन गैस आएगी तो उसको वाटर डिस्प्लेसमेंट टेक्निक से कलेक्ट कर लोगे, यार क्या दिक्कत है बताओ भाई, ठीक। तो बन गया 5 नंबर का सवाल जिसमें कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देखिए बच्चों, उसने आपसे बोला राइट सुटेबल केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम का तो यहाँ 2 नंबर होगा कम से कम, समझ लीजिए 2 नंबर डायग्राम का होगा, 2 मार्कर क्वेश्चन, और 3 नंबर होगा तीनों रिएक्शन का। हो गए 5 नंबर, बताइए कर लोगे? बोलो 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 फटाफट, हो जाएगा? आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। देखो डायग्राम ना ऐसा नहीं कि कोई बहुत साफ सजा के आप बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, आप फटाफट डायग्राम बना दो। बस आपकी ये सब लेबलिंग चेक करेंगे कि बर्नर कहाँ लगाया है, मेटल सैंपल लगाया है, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर ये सब लिखा है, स्टैंड डिलीवरी ट्यूब ये सब लिखा है कि नहीं लिखा, ये सब चेक करेगा। ऐसा थोड़ी ना तुम 10 घंटे सजा रहे हो वहाँ एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेढ़ा मेढ़ा बन गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेबलिंग ठीक होनी चाहिए और रिएक्शन सही होनी चाहिए। तो 5 नंबर का सवाल आपने निपटा दिया। अब आइए 5 मार्कर क्वेश्चन था, अब सुनो ध्यान से, यहां पर आओ जरा भाई, यहां पर आओ भाई जरा, यहां पर आओ। अब देखो रिवीजन जो बच्चा करके आया होगा उसको ही पता होगा। सवाल पढ़िए जरा, 2012 में पूछा है, कह रहा हाउ इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेटल इन द मिडल। हाँ भाई ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो हायर रिएक्टिविटी वाले आपके मेटल थे, कुछ याद आया या भूल गए हो? आपका सोडियम हो गया, और चाहे आपका क्या नाम है, चाहे आपका पोटेशियम हो गया, चाहे आपका कैल्शियम हो गया, और चाहे आपका मैग्नीशियम हो गया, याद है ये हायर रिएक्टिविटी वाले, इनके क्लोराइड से इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता था। वेरी गुड, बहुत सही। इनके क्लोराइड का मैंने क्लास में, अब मैं यहां थोड़ी ना करके दिखाऊंगा, मैंने आपको बताया था ना रिवीजन सीरीज में कि इनके जो मेटल क्लोराइड है, इनके क्या मिलते हैं आपको, मेटल, इनके मेटल क्लोराइड्स का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, याद है। और जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो तो कैथोड पे मेटल मिलता था भैया, कैथोड पे मेटल, मेटल आयन का रिडक्शन होता था, भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या? कैथोड पे सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता था, तो सोडियम सबके मैंने कराए हैं सवाल आपको, ओके। और एनोड पे क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है। आपको गैस कहां मिलती है, एनोड पे। और इसी में एक और था, इसी में एक और था, एल्युमिनियम भी हाईली रिएक्टिविटी में उन्होंने माना हुआ था, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसको कि रिडक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो Al2O3 का तुमने रिडक्शन किया था, याद है, बताओ। तो इसमें आपको एल्युमिनियम कहां मिला था, कैथोड पे। मेटल कहां मिलता है आपको, कैथोड पे। और आपको ऑक्सीजन गैस कहां मिली थी, O2 गैस, O2 गैस आपको एनोड पे नहीं मिली थी। बोलो 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 जल्दी से बोलो, हो गया। तो ये सब हाईली रिएक्टिविटी वाले हैं, इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है। बहुत सही, याद तो है यार तुम्हें। और कह रहा है कि हाउ इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेटल इन द मिडल। हाँ, मिडल से ये वाला कैसे डिफरेंट है, मिडल से ये वाला कैसे डिफरेंट है, ठीक। तो यार मिडल में जो आते थे, मिडिल में जो आते थे, मिडिल में जो आते थे, मिडिल में जो आते थे, याद होगा, मिडिल में जो आते थे उनके 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 अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सुनो। मिडिल में जो आते थे उनके कार्बोनेट होंगे या तो सल्फाइड होंगे, भूल गए हो क्या? मिडिल में यस कार्बोनेट होंगे, और या तो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, कार्बोनेट होंगे या तो आपके क्या होंगे, सल्फाइड। और कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन कर दोगे, और अगर आपका
सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग कर दोगे, उसके बाद मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, और मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा तो यार रिडक्शन करा देना कार्बन लगा के, भाई खेल खत्म। तो हाईली रिएक्टिविटी वाले आपको याद थे सारे, ठीक। मोल्टन स्टेट में ले लोगे मेटल का, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा दोगे, है ना। तो यहां कहानी देख लीजिए जरा, ठीक, यहां कहानी देख लीजिए। मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये शब्द यहां इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद ये देखो, while those in the middle are extracted first by converting into oxide, मिडिल में जो आते हैं पहले हम उनका मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं और फिर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन लगा के रिड्यूस करा देते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद फिर सेम मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, ओके, मतलब समझो मिडिल वालों जैसा जो है मेथड हम इनके लिए क्यों नहीं लगा सकते, इनके लिए क्यों नहीं लगा सकते हाईली रिएक्टिव, क्योंकि हाईली रिएक्टिव का ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी बहुत ज्यादा होता था। भूल गए हो क्या ये सब शब्द, भूल गए हो क्या? क्यों भाई, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अब जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को ले लो, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप कार्बन से रिड्यूस नहीं करा सकते हो, है ना। भूल गए हो क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड को आप कार्बन की हेल्प से रिड्यूस नहीं करा सकते, बिकॉज एल्युमिनियम की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रहना चाहता है, याद है, पढ़ाया था क्लास में, बताओ। तो ये बात भी यहां थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ये देखिए, सेम मेथड कैन नॉट बी यूज बिकॉज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ये बात किसको याद है, बताओ। ये वाली लाइन किसको याद है एनसीईआरटी की, बोलो बताओ। ये बात किसको याद है? बहुत सही, बहुत सही, याद तो है यार तुम्हें, याद तो है। उसके बाद यार एक दो रिएक्शन लिख के यहाँ पे दिखा देना, और अगर तुम्हें अपने आंसर को और ज्यादा बढ़िया करना है, ठीक, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वाली रिएक्शन आंसर को अगर थोड़ा बढ़िया भाई करना चाहते हो, तो आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूं जरा। हालांकि रिएक्शन नहीं पूछी ना उसने, रिएक्शन नहीं पूछी, लेकिन एक बात थोड़ा बता दूं क्या, इधर आओ। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आओ, यहाँ पर आओ। कुछ लोग का तो बेचारों का दिमाग घूम गया होगा। ये देखो जरा, यही तो पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, यही तो याद कराया था। क्या चार्ट ही भूल गए हो क्या भाई? अरे क्या चार्ट ही भूल गए हो क्या? हाँ, चार्ट ही भूल गए हो। ये देखो, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करोगे मोल्टन स्टेट लेके तो प्योर मेटल मिल जाता था, बताओ। और मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज अगर आओगे तो भैया अगर पहले या तो कार्बोनेट मिलेगा या तो सल्फाइड, कार्बोनेट मिलेगा तो भैया गर्म कर दोगे उसको, ठीक है ना। गर्म करोगे, क्या करोगे, कैल्सिनेशन इन द लिमिटेड ऑक्सीजन, ठीक है, लिमिटेड ऑक्सीजन, लिमिटेड ऑक्सीजन। तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा ये वाले रास्ते से, इधर से आओगे ये ऐसे, ठीक। और सल्फाइड मिलेगा तो रोस्टिंग कर दोगे यार, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ एयर में, है ना। तो मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड एक बार मिल गया तो रिड्यूसिंग एजेंट लगा दोगे, चाहे कार्बन लगा दो, कार्बन ही लगाओगे, ऑब्वियसली कार्बन ही लगाते थे, है ना, जिंक ऑक्साइड और उसमें, है ना, कॉपर वाले केस में, नहीं कॉपर में तो नहीं लगाते थे, जिंक ऑक्साइड में लगाते थे, ठीक है ना। ओके, तो रिडक्शन ऑफ मेटल हो जाता था और आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करेंगे। तो ये कहानी थी आपकी, पूछी गई थी, ठीक, ये कहानी आपकी पूछी गई थी, इन दोनों में कंपैरिजन आपको करवाया था, ठीक। और यहाँ पर आ जाओ जरा, इधर आओ। ये लो भाई, भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या? ये देखो इधर आओ, ये देखो जरा, मिडिल एक्टिविटी में अगर रिएक्शन पूछ लेता यार तो चेक कर लो। अगर जिंक का सल्फाइड मिलता तो स्टेप नंबर 1 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर दिया, रोस्टिंग, जिंक का ऑक्साइड मिला, और इसका स्टेप नंबर 2 ये है, कार्बन लगा के रिड्यूस करा दिया। और अगर जिंक का कार्बोनेट मिल जाता, जिंक का कार्बोनेट मिल जाता तो कैल्सिनेशन कर देते, जिंक का ऑक्साइड मिलता, ये रहा स्टेप नंबर 1 और ये रहा स्टेप नंबर 2। बताइए क्या डाउट है? और हाईली रिएक्टिविटी में आपका क्या आता था, बता, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम के तो क्लोराइड लेते थे, लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेते थे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। पढ़ लीजिए, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, और रिएक्शन करके दिखाई थी कल की क्लास में, कल की क्लास में रिएक्शन करके दिखाई थी, ठीक है, करेक्ट। अब आगे बढ़ जाओ यार, पूरी कहानी बता दी मैंने, हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, ज्यादा तीन झाम इधर उधर मत करिएगा। अब ये वाला सवाल देखो, एनसीईआरटी का ही सवाल है, हालांकि अच्छा सवाल है, मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, बच्चे इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, तो मीनिंग सुनो इस क्वेश्चन का। देखो, कह रहा, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग टू बी गोल्ड स्मिथ, ठीक है, मतलब गोल्ड स्मिथ बन के वो डोर टू डोर जाता है और लोगों से वादा करता है। लोगों से क्या वादा करता है? ही प्रॉमिस ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। लोगों से कहता है कि आप अपने गहने हमें दे दीजिए,
सोने के बने हुए गहने हमें दे दीजिए, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको चमका देंगे, ठीक है, पुराने जो उसकी डलनेस है वो चली जाएगी, शाइन करेगा। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल टू हिम। अनसस्पेक्टिंग लेडी का मतलब है, कुछ लोग अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, अनसस्पेक्टिंग लेडी का मतलब है एक ऐसी महिला जिसको कुछ नहीं पता था, बिना सोचे समझे। अनसस्पेक्टिंग लेडी का मतलब बिना सोचे समझे उसने अपने जो सोने के कंगन थे वो किसको दे दिया था, वो किसको दे दिया, उस गोल्ड स्मिथ को दे दिया, मतलब उस बंदे को दे दिया उसने, बिना सोचे समझे, कुछ बिना सोचे समझे, क्योंकि उसको केमिस्ट्री नहीं पता थी, उस लेडी को केमिस्ट्री नहीं पता थी, विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस गोल्ड स्मिथ जो अपने आप को गोल्ड स्मिथ बता रहा था, उसने उसको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप कर दिया। द बैंगल स्पार्कल्स लाइक न्यू बट देयर वेट वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। अब देखिए जरा, बैंगल जो थी उसकी, जो सोने के कंगन थे वो चमकने लगे, लेकिन उसका वेट डिक्रीज कर गया अचानक से। अब महिला को गुस्सा आ गया, भाई चेक कर लो, और अपसेट हो गई, दुखी हो गई। द लेडी वॉज अपसेट, ठीक है, लेडी अपसेट हो गई, ठीक, लेडी अपसेट हो गई, बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट, ओके, द मैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट। इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि महिला ने उसके साथ बहस करी, यानी कि लड़ाई करी थोड़ी सी, ओके, उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई, महिला ने उसके साथ बहस करी और वह आदमी झुक गया। झुक जाने का मतलब है, ये जो लिखा है ना, बीट अ हास्टी रिट्रीट का मतलब वह आदमी झुक गया, ठीक है, यानी कि उस आदमी ने अपनी गलती को मानना पड़ा, है ना, कि हाँ मैंने गलती करी है, ठीक। तो अब कह रहा है कि उस लेडी को नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ, कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज। तो गोल्ड को कौन से सॉल्यूशन में उसने डाला था, बताइए, क्या यस एक्वारीजिया। और एक्वारीजिया क्या है, एक्वारीजिया क्या है, HCl और HNO3 का कॉन्सेंट्रेटेड, हाँ सुन लो ध्यान से, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। HCl और नाइट्रिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड आपको कौन से रेशियो में लेने थे, बताइए, HCl रेशियो नाइट्रिक एसिड। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, ट्रिक ये था इसका कि HCl में इंग्लिश के 3 लेटर्स हैं, इंग्लिश के 3 लेटर्स हैं, H है, C है और L है, इसलिए 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट, ठीक। और अगर आप HNO3:HCl लिख रहे हो रिवर्स ऑर्डर में, तो 1:3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो यही है। अब आप एज अ डिटेक्टिव बताओ कि सॉल्यूशन कैसा है, तो जवाब है सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, और उस सॉल्यूशन का नाम है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर का मतलब हो गया एक्वारीजिया। एक्वारीजिया बता देना, एक्वारीजिया क्या होता है, और आप बता देना कि भैया ये क्या करता है, गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, गोल्ड को उसने डिसॉल्व कर लिया होगा। अब अगला सवाल है, व्हाट इज 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड, बताइए 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये चीज है, क्या दिक्कत है। प्योर गोल्ड इस 24 कैरेट गोल्ड होता है, खत्म यार, प्योरेस्ट फॉर्म होता है गोल्ड का। ये आगे बढ़ो यार जल्दी से, है ना, सब फालतू बातें नहीं, अब आओ जल्दी से आओ। मिनरल्स क्या होते हैं यार, डेफिनेशन पढ़ लो। ऐसे एलिमेंट या द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। यस, ये डेफिनेशन किसको नहीं याद है बताओ, एनसीईआरटी में समझाई थी। ये डेफिनेशन किसको नहीं याद, 2-3 बार पढ़ लो भैया। एलिमेंट, एलिमेंट क्यों बोला है, क्योंकि शायद गोल्ड या सिल्वर मिल जाए यार, तो प्योर फॉर्म में मिलेगा, इसलिए एलिमेंट बोला। और अगर आपको कॉपर या जिंक मिल रहा होगा तो कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, कंपाउंड बना देते हैं वो अपने, सल्फाइड या कार्बोनेट और आपको मिल सकते हैं, या आयरन का हेमेटाइट आपको मिल सकता है, Fe2O3, वो भी कंपाउंड फॉर्म में रहता है। आ गया, आगे बढ़े भैया, बताओ अगला सवाल। सेकंड, व्हाट इज मेंट बाय मेटलर्जी। हाँ यार ये अच्छा सवाल है यार, पता है क्यों, क्योंकि तुम्हें बस ऐसा लगता है कि तुम एग्जाम में कर लोगे, बट ऐसा होता नहीं है। ये डेफिनेशन यार कहीं दी नहीं है, एक जनरल नॉलेज का सवाल है, पढ़ लो। मेटलर्जी क्या होता है बच्चों, उसको 2-3 बार कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फ्रॉम फॉर यूज, है ना, जब हम किसी ओर से उसके मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको रिफाइन करके हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, है ना, इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। अगला सवाल आ जाओ, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। यार बच्चों का खेल है भैया, बच्चों का खेल है थर्माइट रिएक्शन। आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन, सॉलिड लेके आपने एल्युमिनियम सॉलिड के साथ, एल्युमिनियम पाउडर के साथ, मतलब एल्युमिनियम के साथ इसको गर्म किया था, हीट किया था, तो आयरन लिक्विड निकला था आपका, और Fe2O3 सॉलिड, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्युमिनियम का, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्युमिनियम का, ठीक। और रिडक्शन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, Fe2O3 का रिडक्शन हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स का एग्जांपल है, यस सर, ये रिडॉक्स का एग्जांपल है, यस सर।
और जो मेटल का ऑक्साइड है वो रिडक्शन से मिल रहा है। हमेशा मेटल का ऑक्साइड रिडक्शन से ही तो मिलता है यार, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही क्यों ना कर लो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्या ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, ये रिडॉक्स का एग्जांपल है और ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। यस सर, इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि मेटल को मेल्ट कर देती है, आयरन लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है हमें। उसके बाद तीसरा ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, मानते हो कि नहीं बताओ, जल्दी से बताओ, क्योंकि एग्जाम में उसने ये भी पूछा हुआ है कि भैया ये कौन कौन सी कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। तो इसको रिडॉक्स में रख सकते हैं, एक्सोथर्मिक में रख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट में भी रख सकते हैं। एल्युमिनियम ने क्या किया, यहां से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, 3 एग्जाम्पल में इसको रखोगे आप। ठीक है, 3 एग्जाम्पल के अंडर में आप इसको रखोगे। ओके, 3 एग्जाम्पल में रखोगे इसको। ठीक, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ फटाफट, अगला सवाल। हाँ, भूल गए हो क्या, अरे भूल गए हो क्या, गैल्वेनाइजेशन क्या होता था और एनोडाइजिंग क्या होता था। एनोडाइजिंग क्या होता था, एनोडाइजिंग क्या होता था, एनोडाइजिंग में हम एनोड पे एल्युमिनियम की रॉड लगाते थे, एल्युमिनियम की रॉड लगाते थे और फोर्सफुली इसके ऊपर ऑक्सीडेशन की लेयर चढ़ाते थे यार। चेक कर लो, इसके ऑक्साइड की लेयर Al2O3 चढ़ाते थे, इसको एनोड पे लगाते थे एल्युमिनियम आर्टिकल को। ये था एनोडाइजिंग। ये क्या था, एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग में एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते थे। लेकिन 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 गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते थे, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते थे, या तो आयरन का आर्टिकल ले लो भाई और या तो स्टील का। भूल गए हो क्या, या तो आयरन का आर्टिकल ले लोगे और या तो स्टील का आर्टिकल ले लोगे। स्टील, ये वही वाली स्टील है, ये वही वाली स्टील है जो कि आयरन और 0.05% कार्बन से बनती थी यार, इसमें ही तो रस्टिंग होती थी, तो इसको ही तो बचाओगे। तो इसको बचाने के लिए आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक जिंक की लेयर लगा दी। इसके ऊपर आपने क्या करा, एक जिंक की लेयर लगा दी। तो जिंक की आप इसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हो, जिंक की कोटिंग कर दी ऐसे करके। और जिंक की जब कोटिंग कर दोगे तो तुम्हें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो बस अब ये सुरक्षित रहेगा। अगर ये कभी ये ब्रेक भी हो गया ऊपर से जिंक का लेयर, तो ऑक्सीजन यहां से आएगा तो जिंक, ये साइड साइड में जो जिंक है वही रिएक्शन कर जाएगा और जिंक ऑक्साइड का लेयर बना के अंदर वाले आयरन को सुरक्षित रखेगा। पढ़ लो ध्यान से, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग जिंक ऑन आयरन कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ठीक, करेक्ट। Next, aluminum and zinc do not corrode easily even though they are reactive metal. Okay, give reason for your answer. Aluminum and zinc do not corrode easily even, okay, हाँ, yes, कह रहा है ये रिएक्टिव मेटल तो है, कह रहा है एल्युमिनियम और जिंक यार रिएक्शन तो करते हैं, रिएक्टिव मेटल तो है, लेकिन ये कोरोड नहीं होते हैं इजिली, कोरोड खराब नहीं होते हैं। क्यों बताओ, क्यों खराब नहीं होते हैं बताओ। पूरा एल्युमिनियम और पूरा आपका पूरा का पूरा जिंक क्यों नहीं खराब हो जाता है, बताओ जल्दी से। लेयर ऑफ, यस, जिंक, करेक्ट, ऑक्साइड, यस, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। हाँ, ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल, आ जाओ भाई जरा। ये तो बच्चों वाला सवाल है यार। नॉन मेटल एक्स है, 2 डिफरेंट फॉर्म है, वाई एंड जेड, वाई हार्डेस्ट है, कल कराया तो था, क्यों भैया, कल कराया तो था। एक्स आपका कार्बन हो जाएगा और जो हार्डेस्ट हो गया वाई आपका डायमंड हो जाएगा और जेड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जेड आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, खेल खत्म। अब देखो अगला सवाल, यार ये थोड़ा अच्छा सवाल है, क्या ध्यान दोगे, इसको निकाल लें क्या बाहर, दिखना तो चाहिए तुम्हें, दिखना तो चाहिए, यहीं साइड में बता देता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा मेटेलिक ओर एक्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू लिबरेट अ गैस व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की, तो जरा बताना लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब ये जो मेटालिक और एक्स है, ये जो मेटालिक और एक्स है, ये कार्बोनेट और है कि नहीं है बताओ। अगर कार्बोनेट और होगा तभी तो वो आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक, मतलब समझ रहे हो बात को कि नहीं भाई। मान लो कोई कार्बोनेट होगा ये CuCO3, तो ये HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मेटल का कार्बोनेट कैसा है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, और ये हो गया तुम्हारा एसिड, तो यार CO2 गैस नहीं निकलेगी भाई, बताओ पक्का। अब रिएक्शन नहीं करनी यार, रिएक्शन नहीं करनी तुम्हें, लेकिन एक बात बता रहा हूं, क्या कार्बोनेट गैस नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी। तो मेटल कौन है यहाँ पर, कॉपर, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि कॉपर का कार्बोनेट क्या पता रहा हो या किसी और मेटल का कार्बोनेट रहा हो, मतलब जिंक का भी कार्बोनेट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, एक बात तुम्हें बता रहा हूं बस ऐसी।
ठीक, तो x उसने पूछा है कि x क्या हो सकता है, मेटालिक और x क्या है, तो x कार्बोनेट है यार, x क्या है, कार्बोनेट है, चेक कर लो। तो x इज अ कार्बोनेट और सिंस इट गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑन ट्रीटमेंट विद HCl, सो x इज एक्सट्रैक्ट। हाँ अब सुनो, अब आगे उसने बोला है कि विच मेटलर्जिक प्रोसेस आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्स। मेटल एक्स को कैसे निकालोगे, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन नहीं करोगे बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, बोलो 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 बोलो, क्यों भैया, जब भी कार्बोनेट होता है तो कैल्सिनेशन नहीं करोगे। ठीक, उसके बाद उसने वाई के बारे में बताया है, आगे पढ़ो, वाई का सवाल क्या है, उसने बोला है अनदर और, कोई और है, वाई गिव ऑफ अ गैस with the smell of rotten egg on the treatment with the same acid। मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो, आपको बस ऐसे ही बता रहा हूं, रिएक्शन नहीं पूछेगा भैया, दिल पे मत ले लेना, रिएक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर कॉपर का सल्फाइड ले लोगे तुम, कॉपर का सल्फाइड वाला और याद है, कहां लिखूं, यहां, कॉपर का सल्फाइड वाला और Cu2S को अगर तुम HCl के साथ करा दोगे, पता है तो क्या मिलेगा, Cu2Cl2 मिलता है, ये एक नया चीज है, Cu2Cl2 एक नया चीज है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, दिल पे मत लेना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, और साथ में आपकी जो गैस निकलेगी वो H2S, बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये जो H2S निकलेगी यही तो रॉटन एग जैसा स्मेल है कि नहीं, बताओ, बोलो बोलो बोलो, तो यही वाई है तुम्हारा कि नहीं, तो वाई सल्फाइड और है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, वाई सल्फाइड और है कि नहीं, बताओ, वाई सल्फाइड और है कि नहीं, और अगर वाई सल्फाइड और है तो इसका तुमने रोस्टिंग नहीं किया होगा, वाई का तुमने रोस्टिंग नहीं किया होगा, बताओ, तुमने रोस्टिंग नहीं किया होगा तो पढ़ लो यार, रिएक्शन थोड़ी ना पूछेगा तुमसे, सवाल नए नए बना के बस बार बार तुमसे तुम्हारे टॉपिक में टारगेट करेगा, पढ़ लो। उसने बोला क्या कि विच मेटलर्जी प्रोसेस आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाई, तो वाई के लिए वाई गिव्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, चेक कर लो यार, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलेगी ऑन ट्रीटमेंट विद द डाइल्यूट HCl, सो इट इज अ सल्फाइड और विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय रोस्टिंग। अब सुनो, अब आराम से क्वेश्चन नंबर 7 एक डिफिकल्ट सवाल है, इसको क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को पढ़ो, रिएक्शन नहीं पूछेगा, परेशान ना हो उसमें। शुभम बेटा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इतने दिनों से पढ़ाया जा रहा है, जाके देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे, आज 8th क्लास चल रही है, जब स्टार्टिंग से पढ़ोगे बेटा तब तो आएगा, सब बता चुका हूँ रिवीजन में, पढ़ोगे तब आएगा ना बेटा स्टार्टिंग से। और का, अच्छा क्या इसने और का नाम पूछा हुआ है क्या, क्या इसने और का नाम पूछा है क्या, क्या इसने और का नाम तो नहीं पूछा है भाई, क्यों दिल पे ले रहे हो, और का नाम नहीं पूछा है, अगर पूछ भी लेता तो यार तुम जिंक कार्बोनेट ले लो, और जिंक कार्बोनेट का नाम मैंने याद कराया था तुम्हें, कॉपर कार्बोनेट की जगह जिंक कार्बोनेट ले लो, क्या चला जाएगा तुम्हारा, कॉपर कार्बोनेट की जगह जिंक कार्बोनेट ले लो, क्या चला जाएगा, और जिंक कार्बोनेट का नाम था कैलामाइन। ठीक, और कॉपर सल्फाइड की जगह आप जिंक सल्फाइड ले लीजिए, क्या चला जाएगा आपका, जिंक सल्फाइड का नाम था जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिसका नाम याद है, हमने आपको याद कराया था रिवीजन सीरीज में, उसके हिसाब से चले जाओ, क्या दिक्कत है। ठीक, बताइए कोई डाउट है, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है, ठीक, तो ये है, नाम नहीं पूछेगा, नाम जो जो बताएं वही पूछेगा, परेशान मत होइए, नाम जो जो बताए हैं वही पूछेगा। ठीक, और कॉपर का सल्फाइड कॉपर ग्लैंस कहलाता है। ठीक, और कॉपर कॉपर कार्बोनेट आपको दिया नहीं हुआ है, कहीं परेशान ना हुआ। ठीक, जिंक कार्बोनेट ही ले लो यार, जिंक का कार्बोनेट ही तो उसने हमें पढ़ाया हुआ है ना, कॉपर का कार्बोनेट तो मैंने बेवजह ले लिया, यहाँ सॉरी शक्तिमान हो गया है, ध्यान दें, कॉपर का कार्बोनेट तो भैया मेरी गलती हो गई यार, सॉरी यार, जिंक कार्बोनेट ही तो पढ़ाया उसने हमें क्लास में ना, तो जिंक कार्बोनेट लो, कैलामाइन। ठीक, अब कार्बोनेट किसी का भी हो, CO2 गैस निकलेगी, और यहाँ यार जिंक ब्लेंड ले लो भाई, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, ठीक है, जिंक ब्लेंड ले लो तो क्या निकलेगा यहाँ से, या कॉपर, या कॉपर का सल्फाइड, जो लेना हो ले लो, बस आपको H2S गैस यहाँ निकलेगी, यहाँ जिंक का क्लोराइड बन जाएगा, दिक्कत है, अगर जिंक लोगे जिंक का क्लोराइड बन जाएगा, इसलिए वो रिएक्शन नहीं पूछेगा आपसे, परेशान ना हो। एक बच्चा बॉक्साइड बता रहा है यार, बॉक्साइड ऑक्साइड चक्कर में कहाँ पड़े हो, बॉक्साइड यार उसका होता है ना एल्युमिनियम का Al2O3, बॉक्साइड के चक्कर में कहाँ पड़े हो, बॉक्साइड Al2O3 है ना, और कहीं दिया भी नहीं है, कहाँ परेशान हो तुम, Al2O3 वो ऑक्सीजन, वो क्या नाम है, एल्युमिनियम का वो है, क्या नाम है, एल्युमिनियम का ओर है वो, Al2O3 बॉक्साइड Al2O3। ठीक, और सुनो भैया, एनसीईआरटी में रहो प्लीज, एग्जाम आ रहा है, ठीक है, यही सवाल आएगा, बाहर से थोड़ी ना आ जाएगा। अगला सवाल आओ जरा, नेक्स्ट देखो जरा,
वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ है ना, पेंट हम क्यों लगाते हैं आयरन आर्टिकल के ऊपर, जल्दी से पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, सब आप लोग को पता है। पेंट क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, बस पढ़ लो जल्दी से आंसर, और रस्टिंग नहीं होगी। अगला सवाल, वाई इज कार्बन नॉट यूज फॉर रिड्यूसिंग एल्युमिनियम टू फॉर्म, हाँ ये अच्छा सवाल है यार। अब बताओ कार्बन को आप एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्यों नहीं यूज कर सकते हो, बताओ कहां गया। Al2O3 को रिड्यूस कराने के लिए आप कार्बन क्यों नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज एफिनिटी ऑफ एल्युमिनियम फॉर ऑक्सीजन इज मोर देन द कार्बन। क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं, पढ़ लो, क्या मैं सही हूं, पढ़ो 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 आंसर, ये क्लास में बताया है, पढ़ो। Because aluminum has a greater affinity for oxygen than for carbon, therefore carbon cannot reduce alumina, alumina मतलब Al2O3, okay, to aluminum। बताइए कोई डाउट है? करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक बात और बताना चाहता हूं, यहीं पे आपसे पूछना चाहता हूं, देखते हैं बेटा कौन बताएगा, जरा बताओ। अगर तुम एल्युमिनियम ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस नहीं करा सकते हो तो बताओ कैसे रिडक्शन कराओगे इसका, देखते हैं क्या आता है तुम्हारे मन में, बोलो 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 जल्दी से। Al2O3 को, हाँ क्या आता है तुम्हारे मन में, देखते हैं। अगर तुम Al2O3 को कार्बन से रिड्यूस नहीं करा पाओगे तो Al2O3 को किससे रिडक्शन कराते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक, वेरी गुड वेरी गुड भाई वेरी गुड, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराओगे, यहां लिख दे रहा हूं Al2O3 का रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, अरे यार जगह नहीं है यार, रुक जाओ, जगह नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर देखो जरा, Al2O3 इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसका किसका कराते थे, NaCl का कराते थे, पोटेशियम क्लोराइड का कराते थे, मैग्नीशियम क्लोराइड का कराते थे, कैल्शियम क्लोराइड का करा सकते हो, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी करा सकते हो, ठीक। तो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, और ये कैसा लेते थे, लिक्विड मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट। एल्युमिनियम मिलेगा तुम्हें कहां, और साथ में तुम्हें ऑक्सीजन गैस मिलेगी, बोलो बोलो बोलो, एल्युमिनियम कहां मिलेगा, देखते हैं क्या आता है आपके मन में, क्या याद है, एल्युमिनियम कहां मिलेगा जल्दी से बताइए, कैथोड पे कि एनोड पे, बोलो बताओ जल्दी से, कैथोड पे, यस वेरी गुड, मेटल मिलता है एट कैथोड, वेरी गुड बहुत सही भाई, या सब पता तो है, और तुम्हारे मन में रिएक्शन भी आ रही होगी जो बच्चे क्लास में है, तुम्हारे मन में रिएक्शन भी आनी चाहिए, रिडक्शन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये क्या हो गया आपका, कहां मिलेगा ये आपका गैस, आपको एनोड पे, और बैलेंस कर लेना भाई, 2 लगा दो, 4 लगा दो, 3 लगा दो, खेल खत्म, चेक कर लो, कर लोगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो एब्सेंस ऑफ एयर में तो कैल्सिनेशन हो रहा है एक तरीके से, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करोगे तो कैल्सिनेशन हो रहा है, और भैया जिंक का कार्बोनेट है, डेल्टा का मतलब हीट, ये जो डेल्टा का साइन ऐसे लगा इसका मतलब हीट कर रहे हैं ना, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, खत्म, बस बस यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। अगर इसी का रिडक्शन भी पूछ लेता, अगर इसी का रिडक्शन भी पूछ लेता तो बताओ जरा, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कराने के लिए आप क्या यूज करते, बोलो बोलो बोलो, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कराने के लिए आप क्या यूज करते, कोक, कोक, यस कार्बन, बिल्कुल सही बात बता रहे हो यार, बिल्कुल सही बात बता रहे हो। अगर रिडक्शन भी यहीं पे पूछ लेता तो हम क्या करते, तो ये जो जिंक ऑक्साइड बना हुआ है इसको हम कार्बन कोक की हेल्प से क्या कराते, रिड्यूस करा देते यार, ठीक, तो यहां जिंक बाहर हो जाता और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मत बना देना भाई, है ना, ये आपका सॉलिड, ये आपका सॉलिड, जिंक आपका सॉलिड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है, जहरीली गैस होती है आपको पता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां बन जाता अगर वो आपसे जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए बोलता और जिंक को गेन करने के लिए बोलता कि जिंक हमें कैसे मिलेगा, ठीक है ना, ओके करेक्ट नाउ, ठीक है। नाउ इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाइए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, हाँ भैया जरा जल्दी से आ जाओ यार। कह रहा है आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बताइए, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, आपको पता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल गेन करता है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, पूरी कहानी पता है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ, तो यार हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, और दूसरा आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना, और
ये आपके पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। मैं नहीं बता रहा हूं, एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक, एनसीईआरटी में ये वाला टॉपिक कहाँ गया भाई? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। ये सारी बातें नहीं करोगे क्या, बताओ? सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी बताओ? दोस कंपाउंड फॉर्म्ड those compound formed by the transfer of electron from a metal to a non-metal are known as ionic compound। और ionic compound का ही दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। चेक कर लो, याद है? चेक कर लो, ये हो गई इसकी डेफिनेशन भैया। 2 बार पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ो। पढ़ लिया? हो गया, याद हो गया होगा। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाओ भाई। तो प्रॉपर्टीज में आपको मैंने बताया था, यहां पर हेडिंग कुछ आप लगाओगे एग्जाम में, ठीक? इसकी प्रॉपर्टीज में हेडिंग आप लगाओगे और तब एग्जाम में बताओगे। सबसे पहले हेडिंग लगेगी फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर में आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बंधे रहते हैं, इसके कैटायन एनायन, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है और ब्रिटल भी है। हार्ड है और ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन क्या है? क्योंकि हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है टू ब्रेक द इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो कैटायन आयन के बीच में इंटर आयनिक इंटरेक्शन होता है, उसको ब्रेक करने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बॉइलिंग की तो छोड़ ही दो, जब मेल्ट ही नहीं करेगा तो बॉइल कहां से करेगा? उसके बाद सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी कहां? पोलर सॉल्वेंट वाटर में। वाटर क्या है तुम्हारा? पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। और केरोसिन ऑयल और पेट्रोल जैसे में, पेट्रोल और केरोसिन क्या था तुम्हारा? नॉन पोलर था। क्या था तुम्हारा? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या थे? ये इनसॉल्युबल थे। याद है? नॉन पोलर में क्या थे? इनसॉल्युबल। और नेक्स्ट है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हेडिंग लगाओगे। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ये अपने एक्वस स्टेट में और ये अपने मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस इसके पास होते हैं। मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में तो ये कंडक्ट करेंगे। बताइए क्या डाउट है? ठीक है, करेक्ट, सही है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया भाई आयनिक कंपाउंड के बारे में। और क्या, आगे बढ़ो। 2 प्रॉपर्टी कोई भी लिख देते और डेफिनेशन आप लिख देते तो मार्क्स आपको मिल जाता। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? हाँ भाई, अभी तो बताया था यार कि लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटर आयनिक फोर्सेस, है ना? पढ़ लो, यहां से यहां तक पढ़ो, 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 पढ़ो। अगला सवाल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड 100 बार पढ़ा चुका हूं आपको, तो अब नहीं पढ़ा रहा हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कल भी आया था तो नहीं पढ़ा रहे हम। इसके बाद जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड आपके एग्जांपल है एम्फोटेरिक के, याद है ना भैया? Al2O3 और ZnO, ये एम्फोटेरिक होते हैं आपके, ZnO और Al2O3। नेक्स्ट है, अगला सवाल आ जाओ भाई। हाँ, एक सवाल मैं आपको जरा देना चाहता हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ठीक है? और एक सवाल मैं कराना चाहता हूं अभी। देखो जरा, एक सवाल मैं तुम्हें कराना चाहता हूं, लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा भाई। देखो इधर आओ, इधर आओ। क्या तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ी है? बोलो, बोलो, बोलो। क्या तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं पढ़ी है? बोलो, 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 फटाफट, जल्दी से, फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं पढ़ी है? बताओ, थोड़ा याद दिला दूं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड पे आप क्या रखते थे? कॉपर की इंप्योर रॉड। याद है? यहां पर अगर हमें कॉपर को प्यूरिफाई करना है तो कॉपर की हमने क्या रखी थी? यहां इंप्योर रॉड। और आपने यहां माइनस वाले पे यानी कि कैथोड पे आपने क्या रखा था? बताइए। थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। और मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें आपको इंप्योरिटी हमेशा कहां मिलती? एनोड पे। इंप्योरिटी कहां मिलती? एनोड पे। इतनी बातें याद है? उसके बाद आपका जो मेटालिक आयन था वो एनोड से किधर मूव करता है? कैथोड की तरफ। हो गया? बताओ, रिवाइज आया? और उसके बाद आपका जो यहां एक्वस सॉल्यूशन भरोगे वो उसी मेटल का सॉल्ट होगा, वो उसी मेटल का सॉल्ट होगा जिसको प्यूरिफाई करना चाहते हो। तो कॉपर को प्यूरिफाई करना चाहते थे, इसलिए कॉपर का
एक्वस सॉल्ट हमने लिया था कॉपर सल्फेट और थोड़ा सा एसिड डाल दोगे तो चलेगा, एसिड कंडक्टिविटी करेगा, एसिड कंडक्टिविटी करेगा। ठीक, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाल दिया। अगर एसिडिफाइड नहीं करते तब भी हो जाता, परेशान ना हो, तब भी हो जाता। ठीक, तब भी हो जाता। ठीक, तब भी हो जाता। तो अब मैं आपको सवाल दूं, क्वेश्चन सुनिए एग्जाम में क्या पूछा उसने। उसने पूछा सेम सवाल, लेकिन उसने पूछा हाउ यू विल डू द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसकी किसकी कर सकते थे? कॉपर की, जिंक की, टिन की, निकल की, सिल्वर की, गोल्ड की। यार सिल्वर उसने पूछ लिया भाई एग्जाम में। अब उसने सिल्वर पूछा कि सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करोगे, तो सुनो सवाल क्या क्या था, जल्दी से बताइए। उसने पूछा एनोड पे क्या लगाओगे, बोलो बोलो बोलो, एनोड पे क्या लगाओगे? सिल्वर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड पे क्या लगाओगे, बोलो। अरे बोलो भाई, एनोड पे क्या लगाओगे, बोलो, बताओ। एनोड पे क्या लगाओगे? ये सब क्या फालतू आंसर दे रहे हो यार। Ag2S कैसे लगा दोगे, क्या दिमाग बेवजह लगा रहे हो? इम्प्योर रॉड ऑफ सिल्वर लगाएंगे, याद है? जैसे यहां एनोड पे हमने कॉपर की इम्प्योर रॉड लगाई थी, तो हम एनोड पे क्या लगाएंगे? कॉपर, सॉरी, एनोड पे हम क्या लगाएंगे? इम्प्योर रॉड ऑफ सिल्वर, रॉड ऑफ सिल्वर, Ag। फिर उसने पूछा कि कैथोड पे क्या लगाओगे। हाँ जरा बताना, कैथोड पे क्या लगाओगे? प्योर थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर सिल्वर, यस यस यस, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर सिल्वर। तीसरा सवाल उसने पूछा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरोगे। इलेक्ट्रोलाइट मतलब अंदर जो सॉल्यूशन है, यहां कॉपर के केस में कॉपर सल्फेट था, जिंक के केस में जिंक सल्फेट डालोगे, और यहां इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरोगे, ये पूछा था एग्जाम में। जरा देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, जरा नाम बताना जरा इलेक्ट्रोलाइट का। कॉपर के केस में कॉपर सल्फेट, जिंक के केस में जिंक सल्फेट, और सिल्वर के केस में क्या भरोगे? सिल्वर सल्फेट। बताओ क्या कहते हो, क्या कहते हो, बोलो बोलो बोलो। हाँ सिल्वर नाइट्रेट भरेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सिल्वर सल्फेट भी डाल सकते हो, लेकिन सिल्वर सल्फेट को थोड़ा बनाना डिफिकल्ट होता है, तो हम सिल्वर नाइट्रेट आराम से बना लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनता है लेबोरेटरी में? सिल्वर रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड से। भैया भूल गए हो क्या? अरे नाइट्रिक एसिड करेगा यार सिल्वर से, नाइट्रिक एसिड करेगा। तो बहरहाल हमें अभी तो एग्जाम आ रहा है तो हम याद रखेंगे, ज्यादा हम इसमें वो नहीं करेंगे। तो यहाँ आप सिल्वर नाइट्रेट का आप क्या रखोगे इसमें? एक्वा सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का आप एक्वा सॉल्यूशन इसमें डाल दीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या डालोगे? सिल्वर नाइट्रेट। बस बस यही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा था, ठीक। और फिर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे अपने डायग्राम में, और हम यहाँ एनोड से कैथोड की तरफ चलते हुए Ag प्लस आयन दिखा देंगे, सिल्वर प्लस आयन। बताओ सही है कि नहीं है, बताओ। फिर रिएक्शन अगर लिखना होगा तो एट एनोड, एट एनोड अगर रिएक्शन लिखने के लिए पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो डायग्राम के साथ रिएक्शन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करा देना। Ag क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? 1, तो Ag प्लस आयन बन जाएगा। उसके बाद कैथोड पे रिडक्शन करा देना यार, एट कैथोड, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो कैथोड पे क्या कराओगे? सिल्वर आयन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और सिल्वर मेटल में चेंज हो जाएगा। खत्म यार, सवाल चेक कर लो। 5 नंबर का सवाल पूछा था, 5 नंबर का सवाल पूछा था भाई, कर लोगे? अब देखो ये जरूर पूछेगा एक बच्चा, एक जरूर पूछ रहा है बच्चा, पता था यही करोगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है गोल्ड के केस में क्या करेंगे। तो गोल्ड के केस में जब तुम्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है, ठीक है ना, तो मत करो। गोल्ड का जो सॉल्यूशन होता है NaAuCl4, तो ये सब हमने तो नहीं पढ़ा था, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, तो क्यों तुमसे पूछेगा? अगर पूछ भी लिया तो यहाँ लिख देना यार गोल्ड का सॉल्ट सॉल्यूशन, खत्म। तुम्हें नाम नहीं पता, खत्म, क्योंकि गोल्ड का थोड़ी ना हमें पढ़ाया गया है, नहीं पूछेगा, क्यों परेशान हो, ठीक है। NaAuCl4 होता है, ठीक है। तो वो सब हमारे सिलेबस में नहीं हो, सब कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक, करेक्ट। नाउ ओके, नाउ उसके बाद अब देखिए जरा, यहाँ पर ये हो गया। तो भाई अब देखो यही सवाल उसने यहाँ पूछा आपसे, बट उसने कैसे पूछा? उसने पूछा व्हाट इज मेंट बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल, है ना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो हम मेटल से इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। और कैसे किया जाता है? कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है मेटल M की, M का नाम नहीं दिया है, तो नेम द कैथोड। कैथोड पे क्या लगाओगे? कैथोड पे क्या लगाते हैं बताओ? कैथोड पे क्या लगाते हैं बताओ?
कैथोड पे क्या लगा, नहीं पहले एनोड पे चेक कर लो। एनोड पे मेटल हम लगाते हैं इम्प्योर, और कैथोड पे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। इसको ठीक से लिख लेना, थिन स्ट्रिप है ये, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट हम क्या करेंगे, उसने इलेक्ट्रोलाइट पूछा, इलेक्ट्रोलाइट हम सॉल्यूशन कौन सा भरेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल एम। कोई डाउट है बताइए? उसने जनरल फॉर्म में पूछा था, हमने जनरल फॉर्म में आंसर दे दिया। ठीक, इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा व्हाई प्योर गोल्ड इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो अब आपको पता है प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, जिससे कि अगर ऑर्नामेंट बनाओगे तो ब्रेक हो जाएगा वो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गोल्ड का एलॉय बनाएंगे, 22 कैरेट गोल्ड यूज करेंगे, जिसमें 22 पार्ट्स गोल्ड होगा और 2 पार्ट सिल्वर या कॉपर होगा, जिससे कि एलॉय करने से गोल्ड को सिल्वर कॉपर से के साथ एलॉय करने से हार्ड हो जाएगा, और हार्ड हो जाएगा तो आप उसके गहने या ऑर्नामेंट्स ये सब बना सकते हो। ठीक, देखते हैं क्या बताओगे। वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कोटेड विद पीवीसी। इलेक्ट्रिकल वायर को पीवीसी क्या था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जरा बताना जरा, पीवीसी को बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करते थे, क्लोर एल्कली प्रोसेस में वो गैस मिलती थी, जल्दी से बताइए जरा। पीवीसी को बनाने के लिए कौन सी गैस यूज करते थे, बोलो बोलो बोलो। क्लोरीन गैस, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये भी याद रखिएगा, पीवीसी को बनाने के लिए क्लोरीन गैस यूज करते हैं, और इंसुलेशन करने के लिए पीवीसी का यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ इंसुलेटर। ठीक, इज अ इंसुलेटर। तो शॉक नहीं लगेगा आपको, और क्या। अगला सवाल, नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई ऑयल एंड आयरन हुक केप्ट इन स्टोरेज। ठीक है, तो आयरन का कोई हुक होगा, हुक समझते हो ना, हुक ऐसा होता है ना, आयरन हुक जो ऊपर सीलिंग में लगाते हैं ना, फैन वगैरह लगाने के लिए आयरन का हुक ऐसा होता है, ये इस तरीके से। और इसमें आप इस तरीके से फैन लटका देते हो अपना, ऐसे। ठीक, तो ये जो आयरन हुक होता है, जब बाजार में इसको बेचा जाता है, तो इसके ऊपर ऑयल या ग्रीस वीस लगा के क्यों रखते हैं, ताकि ये रस्ट ना कर जाए, इसकी रस्टिंग ना हो। आपको पता है ये सब, कोरोजन ना हो। अगला सवाल, हाँ, अब वाई शुड द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स, अब ये भी सवाल पढ़ाया था, पढ़ लो खुद ही, आंसर भी पढ़ लो। आपको सल्फाइड या अगर आपको कार्बोनेट और मिलेगा तो उसको आप ऑक्साइड और में, उसको आप मेटल के ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हो, बिकॉज इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड एज कंपेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, हो गया। कार्बोनेट मिलेगा तो कैल्सिनेशन कर देना, और सल्फाइड मिलेगा तो रोस्टिंग कर देना। ठीक, अगला सवाल आ जाओ, ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन होता है यहाँ पर, हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इस शब्द को यूज करता है, ऑटो रिडक्शन। कल एक बच्चा बता रहा था, तो मैंने उसको बोला तुमने कहाँ से पढ़ा है, उसने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पढ़ा था। ठीक, ऑटो रिडक्शन में ऑटो रिडक्शन हो जाता है, चेक कर लो। अब इसमें मैं तुम्हें क्या ही बताऊं यार, पढ़ो। रिएक्शन में कॉन्फिडेंस है, रिएक्शन में कॉन्फिडेंस है, रिएक्शन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये रोस्टिंग करी है आपने इसकी, रोस्टिंग करी है, क्या मैं सही हूं, रोस्टिंग नहीं करी है, बताइए। राइट द सिंबल ऑफ कैटायन एनायन प्रेजेंट इन एमजीओ। मैग्नीशियम में कौन सा कैटायन होता है, बताओ। मैग्नीशियम में कौन सा कैटायन होता है, Mg2+, जिसको हम मैग्नीशियम आयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कैटायन हो गया आपका Mg2+, और एनायन हो गया आपका O2- ऑक्साइड आयन। ठीक, ओके। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। 100 बार तो करा चुका हूं, आगे बढ़ो। हाँ, अब देखो, गलत मत बता देना, ठीक है, गलत मत बता देना। विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल या नॉन मेटल, ऐसे मेटल या नॉन मेटल का नाम बताना है जो कि ये सब कर देता है। क्या कर देता है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल। विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग कौन करता है, बताओ। आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग कौन करता है, नॉन मेटल, कार्बन। यस, क्योंकि कार्बन मिलाते हो ना, स्टील। अरे भूल गया है क्या भाई, स्टील जो होती थी तुम्हारी, ठीक, स्टील में तुम आयरन के साथ क्या मिलाते थे, 0.05% कार्बन। ठीक, जिसका मेन काम क्या था, ये इसको हार्ड और स्ट्रॉन्ग कर देता था। रस्टिंग की प्रॉब्लम थी इसमें, इसलिए हमने स्टेनलेस स्टील बनाई थी। ठीक है, तो यहां पर यूज करोगे नॉन मेटल कार्बन, पूरा लिख देना कार्बन, और ब्रैकेट में उसका सिंबल लिखना पड़ेगा आपको, सी। विच एलॉय विद एनी अदर मेटल टू मेक अमलगम। हाँ, विच इज एलॉयड, कोई ऐसा मेटल या नॉन मेटल जानते हो जिसकी हेल्प, जिसमें दूसरा मेटल मिला के अमलगम बनाते हैं।
मरकरी, यस। Hg। अगला सवाल, विच इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल को गैल्वेनाइज करने के लिए किसका यूज करते हो बताओ। दीपक कॉपर क्यों बता रहे हो भैया इसमें अमलगम में, कॉपर क्यों बता रहे हो, कॉपर क्यों बता रहे हो। हाँ, गैल्वेनाइज करने के लिए आयरन आर्टिकल को हम जिंक का यूज करते हैं, जिंक पूरा लिख लेना, जिंक, और जिंक का सिंबल हो गया आपका Zn। उसके बाद ये वाला सवाल मत गलत करिएगा। Whose आर्टिकल व्हेन एक्सपोज टू एयर, सुन लो इस बार, एक्सपोज टू एयर किया है और ब्लैक हो गया है। गरम नहीं किया है, गरम करता तो कॉपर ऑक्साइड का लेयर होता ब्लैक कलर का, गरम नहीं किया, एक्सपोज टू एयर है, सिल्वर। और सिल्वर का जो आपका फॉर्मूला है वो Ag है। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए फटाफट जल्दी से। हाँ आ जाओ भाई, क्या ही पढ़ाऊं। आगे कह रहा मेटल M इज फाउंड इन नेचर एज इट्स कार्बोनेट। गलत आंसर लिखा है इसने, गलत लिखा है इसने, जिंक सल्फाइड लिख दिया यार, सारा काम खराब कर दिया इसने। ठीक, जिंक कार्बोनेट होना चाहिए, कैलामाइन। क्या मैं सही हूं। कैलामाइन, मेटल M इज फाउंड इन द नेचर, कार्बोनेट के फॉर्म में। आगे बोला इट इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर गैल्वेनाइजेशन किसका करते हो, किसकी कोटिंग, जिंक की करते हो ना यार, तो जिंक का कार्बोनेट होना चाहिए भाई, है ना। आइडेंटिफाई द मेटल M एंड इट्स ओर। ठीक है, मेटल M जिंक है, उसका और क्या है, कैलामाइन। ठीक है, सब गलत सलत लिखा है इन्होंने आंसर। हाउ यू विल कन्वर्ट दिस। अब लो यार, फ्री मेटल कैसे बनाओगे, पूरी कहानी ये रही, लो ये लो। क्या ये पूरी कहानी नहीं है भाई, क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के लिए मेटल कौन सा यूज करते हो, जिंक, और कार्बोनेट और था तो कैल्सिनेशन नहीं करोगे। अब ये मत लिख के चले आना, है ना, ये मत लिख के चले आना, कैल्सिनेशन नहीं करोगे, ये हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक है, जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे, कैल्सिनेशन नहीं करोगे, है ना, लिमिटेड, लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में या एब्सेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस, लिमिटेड एयर। तो जिंक का कार्बोनेट किसमें चेंज होगा, जिंक के ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये वाले में निकलती, क्योंकि कार्बोनेट है, जब भी कार्बोनेट है CO2 गैस, स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में जो जिंक ऑक्साइड बना था उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कोक लगाओगे, कोक लगाओगे सॉलिड, ठीक, तो रिड्यूस हो जाएगा जिंक में, कार्बन डाइऑक्साइड में बना देना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, टॉक्सिक गैस होती है, ये आपकी टॉक्सिक है, ये आपकी टॉक्सिक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक गैस है, और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। CO2 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, करेक्ट। उसके बाद, अब इसके बाद, अब क्या बताना था, हाँ, जिंक कार्बोनेट का मतलब जिंक का जो ओर है, तो जिंक कार्बोनेट, जो जिंक का कार्बोनेट ओर होता है, नाम था इसका कैलामाइन। क्या मैं सही हूं, बोलो बोलो, क्या तुम्हें याद है, नाम था इसका कैलामाइन, बोलो। सही है, उसने ओर का नाम भी पूछ लिया था ना, देख लो अपने सैंपल पेपर में, इसमें लास्ट 10 ईयर में ओर का नाम भी पूछा, तो कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। ठीक है, करेक्ट। बताइए, हो जाएगा, ठीक है, नाउ हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, आ जाओ। तो ये है यार, इन्होंने गलत वाला आंसर मत पढ़ लेना, सब गलत लिखा है, इन्होंने जिंक का सल्फाइड ले लिया भैया, पता नहीं क्यों। ठीक, अगला देखो जरा। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है भैया, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पता है क्यों, उसने आज तुमसे पूछ लिया कि नेम वन मेटल ईच विच इज एक्सेप्टेड बाय, हाँ, एक एक मेटल का नाम लिखना है। अब सुनो, कौन सा मेटल ऐसा है जो हमें तब मिलता है जब हम रिडक्शन विद कोक, कोक का मतलब कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं, बताओ, अभी तो किया था, अभी तो किया था, जिंक। ठीक, एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से तो बहुत सारे मिलते थे, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कुछ भी लिख दो यार। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से चाहो तो सोडियम लिख दो, चाहो तो आप मैग्नीशियम लिख दो, चाहो तो आप एल्युमिनियम लिख दो। ठीक, लेकिन लेकिन क्या उसने, ओहो, अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रुक जाओ एक मिनट जरा। हाँ, किसी को भी लिख दो, चलेगा चलेगा चलेगा, किसी को भी लिख दो, है ना, किसी को भी लिख दो, एल्युमिनियम लिख दो आप। Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइटिक Al2O3 का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया था। ठीक, उसके बाद रिडक्शन विद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पाउडर। अब सुनो, क्या यहाँ थर्माइट लिख दोगे, लिखना हो तो लिख दो, मना नहीं है लिखना हो लिख दो, मना नहीं। हाँ, मैग्नीज वाली लिखो ना यार, उसने एल्युमिनियम पाउडर को यूज किया था, याद है। ठीक, तो मैग्नीज का आप कर सकते हो, मैग्नीज का आयरन का भी आप कर सकते थे, तो यहाँ Mn आ जाएगा आपका। एक मेटल चाहो तो आयरन भी लिख सकते हो। उसके बाद रिडक्शन विद हीट अलोन, हाँ, ऑटो रिडक्शन कहाँ होता था,
मरकरी के केस में, यस, मरकरी के केस में कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज किया था आपने। ठीक, अगला सवाल। जरा अगले सवाल से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर, एंड सोल्डर, ब्रास में क्या क्या होता था, कॉपर के साथ क्या होता था, ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ क्या होता था, और सोल्डर में क्या होता था? पहले बताओ, ब्रास और ब्रॉन्ज कॉपर के अलावा हैं, तो ब्रास कैसे बनता था, कॉपर के साथ क्या मिलाते थे ब्रास में? अरे ब्रास में यार, ब्रास में कॉपर के साथ क्या मिलाते थे बताओ? ब्रास में कॉपर के साथ क्या मिलाते थे? जिंक। तो ब्रास क्या है? कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन। और सोल्डर क्या था? लेड और टिन। और सोल्डर की प्रॉपर्टी क्या थी? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से आप क्या करते थे? क्या मैं सही हूं? बात चेक कर लेना एनसीईआरटी से। ब्रास हो गया कॉपर जिंक, और कॉपर जिंक का एलॉय है। ब्रॉन्ज हो गया आपका कॉपर और टिन का, और लेड क्या नाम है आपका? सोल्डर हो गया आपका क्या? लेड और टिन का। ठीक है, करेक्ट। तो ये हो गया, क्या दिक्कत है भाई बताओ? ठीक, और सुनिए, आपका सोल्डर की क्या प्रॉपर्टी थी? सोल्डर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता था, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप क्या करते थे? इलेक्ट्रिकल वायर्स की वेल्डिंग करते थे। वेरी गुड, चेक कर लो भैया, क्या ही सवाल बता दूं मैं तुम्हें। पढ़ लो सवाल ये वाला, और आंसर खुद ही कर लो। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्डर एलॉय, यानी कि सोल्डर किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो लेड और टिन से। पीबी का मतलब लेड, पीबी का मतलब लेड, और एसएन का मतलब टिन। एंड विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। हो गया, हो गया, खत्म, खत्म, सवाल खत्म, हो गया खत्म। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए जरा। ये बड़ा अच्छा सवाल उसने पूछा भाई, पता है क्यों अच्छा पूछा? क्योंकि क्योंकि 2010 में पूछा, बढ़िया सवाल, मैं इसको मानता हूं। क्योंकि आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों पता है कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट? बोलो बोलो बोलो, आयरन। बोलो, क्या मैं सही हूं? एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो एल्युमिनियम क्या करेगा? आयरन सॉल्ट सॉल्यूशन में से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर है धीरे धीरे फेड हो जाएगा, और एल्युमिनियम सल्फेट आपका क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है आपका। ठीक, एल्युमिनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि ग्रीन कलर धीरे धीरे फेड अप हो जाएगा। सवाल खुद ही पढ़ लो और खुद ही आंसर कर लो, और मुझे बताओ अगर कोई डाउट है तो। बताओ, एल्युमिनियम का बना हुआ केन है, एल्युमिनियम के केन में FeSO4 रख दिया, ये एल्युमिनियम का केन है इस तरीके से, और इसमें फेरस सल्फेट डाल दिया, अंदर रख दिया। कुछ दिनों के बाद हमने देखा यहाँ होल हो गए। क्यों होल हो गए? क्योंकि एल्युमिनियम निकल निकल के अंदर चला गया, और एल्युमिनियम ने अपना सॉल्यूशन बनाया और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। इसलिए जो एल्युमिनियम का केन है उसमें क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। बताइए, करेक्ट? बताइए, कोई डाउट है? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है राइट केमिकल इक्वेशन दैट शो एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, है ना बच्चों? अब आपको पता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है आपका, वो क्या होता है? आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ध्यान से चेक करिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका, ये देखिए, एसिड से भी रिएक्शन करेगा और आपका बेस से भी ये दोनों रिएक्शन करा चुका हूं। बताइए कोई डाउट है? बताइए कोई डाउट है? हो जाएगा ना? ठीक, ये देखिए, सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा ये बेस के साथ, और एसिड के साथ ये एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा, एम्फोटेरिक इन नेचर। अगला सवाल, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको पता है बच्चों, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, और क्या कर दीजिए? गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, है ना? तो ये सारी चीजें, इसको पढ़ लो, ये वाला सवाल कर लोगे ना, रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों, क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है? बताइए, पढ़ लो ध्यान से। सिनाबार, HGS क्या आपका? सिनाबार। खुद ही पढ़ लो, खुद ही कर लो, और कोई डाउट हो तो मुझे बता दो फटाफट। कोई डाउट हो तो मुझे बता दो फटाफट। कोई डाउट है तो फटाफट मुझे बता दीजिए। आगे बढ़े, ठीक नाउ। अब देखिए जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये भी मैं नहीं कराऊंगा। आपको पता है कॉपर का जो वेसल होता है वो कैसा हो गया? टार्निश्ड। तो उसकी चमक चली गई है। क्यों चमक चली गई है उसकी? क्योंकि उस पे ग्रीन कलर का कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर आ गया है। तो आप उसको टेमरिंड या लेमन जूस से साफ करोगे, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट वाटर बनेगा, तो वो उसका लेयर हट जाएगा।
सेम सवाल है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट दिस डैमेज, है ना, आयरन डैमेज हो रहा है, बहुत सारे आपके पैसे खर्च होते हैं गवर्नमेंट के इस पे, तो क्या क्या करोगे, ऑयलिंग करोगे, ग्रीसिंग करोगे, गैल्वनाइजिंग करोगे, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हो, करेक्ट। एनोडाइजिंग मत लिखना है इसमें, एनोडाइजिंग मत लिखना है इसमें, एनोडाइजिंग मत लिखना है इसमें। आयरन के बारे में पूछा है ना, आयरन के बारे में पूछा है ना, तो जनरली हम एनोडाइजिंग किसकी करते हैं, एल्युमिनियम की, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो रोस्टिंग जब सल्फाइड का और होगा तो एयर के प्रेजेंस में रोस्टिंग कर दोगे, और कैल्सिनेशन में क्या करते हो आप, जब कार्बोनेट और होगा तो आप क्या करोगे, लिमिटेड एयर में, लिमिटेड एयर में या एब्सेंस ऑफ एयर में, कुछ भी लिख सकते हो, लिमिटेड एयर या एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, लिमिटेड एयर और एब्सेंस ऑफ एयर में आप क्या करोगे, सल्फ यहां पर कार्बोनेट को ऑक्साइड में चेंज कर लोगे, चेक कर लो। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए, ठीक। नाउ अब क्वेश्चन देखिए, डिफाइन मिनरल और, ओके, तो मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है बच्चों, आपको पता ही है। मिनरल की डेफिनेशन दोगे तो मिनरल आपका क्या होता था, याद करिए, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। और हर एक मिनरल और होता नहीं, वही वाला मिनरल और होगा जिसमें की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल ज्यादा होगा और उसमें से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो और आपका क्या था, द मिनरल फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड और। देख लो, दो बार पढ़ो डेफिनेशन जल्दी से। अगला सवाल उसने पूछा, एल्युमिनियम अकर्स इन कंबाइंड स्टेट, है ना, एल्युमिनियम का आपको और मिलेगा ना बॉक्साइड, हालांकि याद नहीं करना है नाम, बट हाँ एल्युमिनियम का और इस तरीके से होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये कंबाइंड स्टेट में होता है लेकिन गोल्ड फ्री, क्योंकि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड। पढ़ लो यार यहां से यहां तक आंसर, पढ़ लो यहां से यहां तक, ठीक है, हो जाएगा, बताइए। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक। नाउ अब बच्चों देखिए, ये इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन, व्हाई डू एल्युमिनियम शीट्स डू नॉट कोरोड इजीली, ठीक है ना। उसके बाद व्हाई इज कॉपर वेसल कन्वर्टेड विद द ग्रीन कोटिंग, ठीक है। तो ये देखिए कोरोजन की डेफिनेशन एक बार पढ़नी हो तो पढ़ लो, चैप्टर नंबर 1 में किया यार, छोड़ दे रहे हैं ना, कर लोगे, बताओ। एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है और कॉपर आपका जो है ग्रीन कलर का कोटिंग क्यों होता है, क्योंकि उस पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। हो जाएगा, 3 नंबर का सवाल था, बताओ, हो जाएगा, बताइए, 3 मार्कर क्वेश्चन है, हो जाएगा, बताओ, ठीक। चलो आगे देखो, इसके बाद हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइंड एलॉय। तो एलॉय क्या था आपका, होमोजीनियस मिक्सचर था, किसका, मेटल या मेटल का, या मेटल और नॉन मेटल का, मिक्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मिक्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, मिक्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, करेक्ट। नाउ तो एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, ओके, करेक्ट। यार ये बहुत अच्छी डेफिनेशन तो नहीं लिखी है ना, आप ये सब छोड़ो, यहाँ पर आओ, ये सब छोड़ो, आप यहाँ पर आओ, आपको यहाँ से यहाँ लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाला। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, okay, or a metal and a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other element in the definite proportion. ये वाली बात आप लिखोगे यहां से लेके, and then it is cooled to the, ये यहाँ तब एलॉय बनेगा, ठीक, पढ़ा था, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन दिस फैक्ट विद सुटेबल एग्जांपल। हाँ अब कुछ एग्जांपल भी दे दीजिए भाई, ब्रास का, ब्रॉन्ज का, सोल्डर का, स्टील का, ये सब एग्जांपल आप दे सकते हो, बताओ, ये सब एग्जांपल आप दे सकते हो ना, कॉम्पोजिशन आप बता सकते हो क्या क्या मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये नहीं करा रहा हूं यार मैं, पूरा तो पढ़ाया है। देखो सवाल 5 नंबर का है बच्चों, 2014 में पूछा, 17 में कह रहा है कि डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद द केमिकल इक्वेशंस। हाँ केमिकल इक्वेशन याद है, बताइए, विद द लेवल डायग्राम, केमिकल इक्वेशन याद है, केमिकल इक्वेशन नहीं याद है, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाला डायग्राम बनेगा, पूरी कहानियां लिखोगे, केमिकल रिएक्शन आपकी बुक में नहीं लिखी तो मैं लिख देता हूं। एट कैथोड ऑक्सीडेशन होगा, या आप एक काम करो ना, यहाँ पर करो, रुक जाओ, यहाँ पे करो आप, 1 मिनट। एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन, ठीक, कॉपर के एटम को 2 पार्ट्स में हम लोग ब्रेक कर लेते थे, याद है। तो एट एनोड, एट एनोड क्या होगा, कॉपर का जो एटम है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या बनाएगा यहाँ पर, कॉपर 2+ आयन, और वही कॉपर 2+ आयन यहाँ सॉल्यूशन में होता हुआ कहाँ जाता था, कैथोड पे। तो एट कैथोड, एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक, तो कैथोड पे क्या होगा, ये कॉपर आयन यहाँ पर आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते हुए इस तरीके से आएंगे, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा आपका, कॉपर 2+ आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर बन जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कर लोगे दोनों रिएक्शन, बोलो। रिएक्शन नहीं लिखी एनसीईआरटी में, बट एग्जाम में उसने पूछा है। ठीक, करेक्ट, उसने एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए जरा जल्दी से। नाउ अगला सवाल देखो, और 5 नंबर का सवाल था, डायग्राम वायग्राम सब कुछ बनेगा, ठीक है ना। सोडियम मेटल को केरोसिन में रखते हो, आपको पता है क्यों रखते हो, प्लेटिनम गोल्ड आर एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ठीक है। हाँ ये अच्छा सवाल है, प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर का यूज ज्वेलरी बनाने में क्यों करते हो बच्चों, बताइए जरा। हाँ, एक तो ये शाइन करते हैं और लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव मतलब ये एयर वाटर इन सब चीजों से रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोरोड नहीं करेंगे। पढ़ लो जरा सेकंड पार्ट इसका, पढ़ लो, पार्ट 2 का आंसर पढ़िए। उसके बाद टार्निश्ड कॉपर वेसल्स आर क्लीन्ड, है ना। तो कॉपर कार्बोनेट की बेसिक लेयर आती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, तो लेमन से या टैमरिंड से आप उसको साफ करोगे, ठीक है। ये अच्छा सवाल है यार, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पहचानना चाहिए इसको। कंपाउंड एक्स, सुन लीजिए ध्यान से, कंपाउंड बोला है भाई उसने, कंपाउंड बोला है, यानी कि अगर आप एक्स को एलिमेंट सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। ये ना तो Fe है ना Al है, गलत हो गए हो तुम। कंपाउंड है ये, कोई एलिमेंट थोड़ी ना है, ठीक। तो कंपाउंड एक्स एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स। तो एक्स कौन सा है आपका, Fe2O3, थर्माइट रिएक्शन होगी, ठीक। तो बस खत्म। और नेम द रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन है या एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलते हैं इसको, थर्माइट रिएक्शन या एल्यूमिनोथेरेपी भी बोलते हैं। और रिएक्शन करोगे तो चेक कर लीजिए बच्चों, एल्युमिनियम को ये इस तरीके से हाईली एक्सोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है यहाँ पर, एल्युमिनियम ने आयरन का डिस्प्लेसमेंट कर दिया। और तीसरी बात क्या है, ये रिडॉक्स भी है। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब देखो बच्चों, मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो यार मरकरी की बात नहीं कर रहा होगा, खत्म हो गया सवाल भैया, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको, खत्म सवाल। लिक्विड स्टेट पे क्या होता है बताओ, मरकरी नहीं होता है, तो मरकरी वाली रिएक्शन लिख दोगे, सिनाबार वाली, बोलो बोलो बोलो, सिनाबार वाली रिएक्शन लिख दोगे दोनों। इनको छोड़ो यार, इनका आंसर छोड़ो यार आप, ठीक, इनका आंसर छोड़ो। आपको आंसर आता है बताओ, कर लोगे दोनों रिएक्शन सिनाबार वाली, बताओ। ये हो जाएगी सिनाबार, HGS क्या है, सिनाबार हो जाएगी दोनों रिएक्शन, ठीक। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग विद कार्बन। हाँ भाई बताना जरा, बिकॉज एफिनिटी ऑफ सोडियम इज मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन देन कार्बन। क्या मैं सही हूं बताइए, यही तो लिखा है ना एनसीईआरटी में, यही बात तो लिखी है। मेटल कंपाउंड्स लाइक सोडियम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन और एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन देन कार्बन, लिखना चाहिए था, देन कार्बन भी लिख लेना आगे, ठीक है, देन कार्बन, ठीक। उसके बाद कह रहा हाउ कैन सोडियम बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। भैया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की नहीं पढ़ाई थी अभी रिएक्शन, बताओ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एट कैथोड पे, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, ठीक है ना, हो जाएगा बताइए, हो जाएगा, ओके। नो ये चीज़ है, थोड़ा मैं अभी रुका हुआ हूँ, चलो बोल ही देता हूँ यार, बोलना नहीं चाहिए था, ये थोड़ी नज़र पड़ी जाती है यार। तुम लोग ना ये कंपेयर जो करने लगते हो ना, ये अंकित जी लगा देते हैं, कंपेयर वंपेयर मत किया करो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, है ना, ठीक है। हम लोग की हो चुकी शादी भाई, हमारे बीवी बच्चे हैं, ठीक है, और बहुत ही पेशेंस के साथ हमें रहना पड़ता है, हम वैसा नहीं कर सकते ना तुम्हारे साथ मजाक करें या वो हमारी एज नहीं यार, तुम हम मेरे को कंपेयर कर रहे हो 20 साल के बंदे से, यूट्यूब पे कोई नया नया आया होगा, है ना, ऐसा मत करो। और ये अपनी चित्त की चंचलता को थोड़ा शांत रखा करो बच्चों, है ना। भाई मैं कौन सा बम फोड़ देता हूँ यहाँ पर, या हम लोग कौन सा बम फोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, है बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत तल्लीनता के साथ। तुम्हें कुछ, तुमने आज तक देखा ही नहीं यहाँ पर, तुम्हें क्या पता चलेगा यार, तुम बकवास तो करोगे, है ना। तुमने कभी देखे हैं यहाँ के वीडियोस, नए नवेले जो लोग अभी अंडे से निकल रहे हैं उससे तुम कंपेयर करते हो यार, और ना हम लोग को यहाँ पर नाच गाना करना आता है। बोल दिया यार, दिल पे लग रही थी इसलिए मैंने बोल दिया आज, ठीक है। बस ऐसे ही है, वो तुम्हें 11th क्लास में भी पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10th का सिलेबस ऐसा है कोई भी पढ़ा सकता है, ठीक है। इसलिए तुम लोग नाम लेते हो कहीं से भी कंपेयर करो, क्योंकि 10th का सिलेबस रट लोगे ना, तुम तो रटते हो यार, अभी तुम्हें 11th में पता चल जाएगा 6 महीने के बाद। अब ये सब मुझे बोलना नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता यार। तो मुझे भाई मेरी भाई बाल सफ़ेद हो गए, एज है ना, मेरी एज हो गई यार,
तुम यार इतनी एनर्जी हम लोग के पास थोड़ी थोड़ी ना होती, लेकिन हम बम नहीं फोड़ रहे हैं यहाँ पर, बहुत एक्सपीरियंस के साथ डिलीवर्ड कर रहे हैं यार। अब हम चिल्लाए देखिए ये हो जाएगा, वो फाड़ दोगे फोड़ दोगे, वो सब हम नहीं कर सकते यार। तुम उनसे भैया से कंपेयर कर रहे हो यार, फला भैया और वो सब। वो भैया भी 10 साल के बाद नहीं कर पाएगा, वो भैया तुम भी नहीं कर पाओगे यार 20 साल के बाद, तुम्हारे बीबी बच्चे हो जाएंगे, तुम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मत किया करो, बहुत गलत बात होती है। ठीक है, बहुत गलत बात होती है। और किसी का भी पूरे यूट्यूब पे कोई डाउट फंसता है तो वो 2 पाई क्लासेस पे आता है, पूरी दुनिया को पता है, फिर डाउट किसी से बनता नहीं है। ठीक है, तो फालतू काम मत किया करो। वो दीदी भाभी भैया तुम्हें 2 साल के बाद नहीं दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आए और इनकी वजह से हमारा चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाया। फैक्ट है ये। मैं कब से काम कर रहा हूँ, 2012-14 से। इनकी वजह से हम लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं आता, क्योंकि पता है बच्चा को मजे चाहिए। तुम छोटे हो अभी, तुम्हें आता है मजा। अभी हम भी यहाँ पे ड्रामा वामा करवा दे, देखो अभी तुम फटाफट आओगे। तो जो मेरा प्योर कंटेंट है वहाँ पे लोग आते हैं, और पढ़ने वाले बच्चे देखो ना मेरी क्लास में आते हैं भाई। मैं सब ज़्यादा मैं यूट्यूब पे आता भी नहीं हूँ। पढ़ने वाले बच्चे मेरी क्लासरूम में हैं यार, जो इसको सीरियस है बच्चे खुद कमेंट करते हैं। कल 2-4 कमेंट आए थे, बच्चों ने एनआईटी निकाला और क्या क्या निकाला है ना। तो वैसा नाच गाना हम लोग नहीं कर सकते ना। अब इन शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए यार, बुरा भी लगेगा। तुम वो भैया भाभी दीदी, अब आज बात थोड़ी सी लगी इसलिए मैंने बोल दिया, है ना। बहुत गलत बात है भाई, बहुत, क्योंकि पता है तुम, कुछ नहीं हो सकता भाई। अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ, पीसीएम ले लोगे, अगले साल पता चल जाएगा। ठीक, ये सब मुझे बोलना नहीं चाहिए। अब इतना अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी इसको लाइव सेशन को देखते होंगे शायद, आई डोंट नो। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। बहुत सारे यहाँ मेरे पेड बैच में इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनके फादर मदर डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी। ठीक है, कह रहे हैं सर हमें टाइम नहीं मिलता है, बट ऐसा ऐसा है ये वो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तुम बेवकूफ़ हो भाई अभी, ठीक, बेवकूफ़ हो अभी तुम। इतनी एनर्जी थोड़ी ना यार कि तुम्हारे लिए हम लोग ड्रामा करें यहाँ, तब तुम खुश रहोगे, अब तुम्हें खुश करेंगे फिर तुम्हें सब्सक्राइब करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, और जहाँ की तुम बातें करते हो ना, वहाँ हमें 100 कॉल आते हैं दिन में कि ज्वाइन कर लो आके। अब दोबारा मत करना, चलो। गजब आदमी हो यार, एकदम बेवकूफ़ हो। चलो, नाउ अब बच्चों, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ भाई, अब बताओ जरा यार, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर लोगे भाई? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं कर लोगे? 2882 नहीं होता था, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? कैल्शियम 2 डॉट, ठीक। और उसके बाद बच्चों, अब आपको तो पता ही है यार, कैल्शियम पे 2+ होता है, ऑक्साइड पे 2- होता है, चेक कर लो। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा आपका क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बताओ? 2,6, तो आउटर मोस्ट में 6, तो 1 2 3 4 5 6, सही है। एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से और एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से दे दो यार, उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा? यहां पर कैल्शियम पे 2+ चार्ज नहीं आ जाएगा बताओ? और ऐसे करके ब्रैकेट लगा दोगे आप। एक ही तो कैल्शियम है, चेक कर लीजिए। और ऑक्सीजन क्या है बच्चों यहां पर? 1 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन देखो एक्स्ट्रा आ गए। और ब्रैकेट ऐसे करके बंद कर दोगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसलिए 2-। चेक कर लो, खत्म खेल यार, खत्म हो गया भाई खेल। अच्छा, एक चीज और मैं आपको थोड़ा यहाँ बताना चाहूंगा कि आप थोड़ा एनसीईआरटी में बच्चों चलोगे अगर, तो चार्ज उन्होंने कहाँ दिया हुआ है? ब्रैकेट के अंदर दिया है कि ब्रैकेट के बाहर दिया है? ये चीज यार थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर लीजिए एक बार को, है ना। ये चीज थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर लीजिए अभी, ठीक। यहाँ पर आइए जरा, और एक एक सवाल यार करा देता हूँ अभी, 1 सेकंड जरा रुकोगे क्या? एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैं करा दूंगा। अच्छा, इन्होंने सिंगल उसका ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इन्होंने सिंगल ही उसका दिया हुआ है, यानी कि बस इनका मोनोवेलेंट एनायन है ना। समस्या का विषय, रुक जाइए रुक जाइए, समस्या का विषय। एक सवाल जरा मैं आपको एग्जाम्पलर का भी दिखाता हूँ। अच्छा, अगर आप एसचांद बुक में देखोगे, उन्होंने चार्ज बाहर, हालांकि हम चाहते तो अंदर भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, चार्ज उन्होंने बाहर लगा के रखा हुआ है। आप चाहो तो जो एनायन पे है चार्ज बाहर लगाओ अंदर लगाओ, दोनों पे चलेगा, दोनों जगह लगा के रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर, हाँ एनसीईआरटी में ब्रैकेट के अंदर है तो आप अंदर लगा लो यार। तो जो 2- मैंने लगाया था अंदर लगा लो यार, क्या दिक्कत है? ठीक, अंदर लगा लो भाई। अब समझ में आई बात? तो इन्होंने ऐसा बाहर लगाया, बाहर वाला भी सही अंदर वाला, तो इसमें एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने आपको बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। तुम भाई बाहर लगा लो और चाहे तुम अंदर लगा लो यार, क्या दिक्कत है तो ऑक्साइड पे 2- ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। सही, बाहर लगाओगे तब भी दिक्कत नहीं है यार, बाहर लगाओगे तब भी दिक्कत नहीं है। चार्ज देना है तुम्हें ऑक्साइड पे, ठीक है, चार्ज देना है तुम्हें ऑक्साइड पे, ब्रैकेट के अंदर ही लगा लो ना, कैल्शियम पे तो अंदर ही लगा है ना, क्या दिक्कत है?
कोई मार्क्स नहीं कटेगा इसमें, परेशान मत होइए, ठीक है। ओके, अब यार मैं ना तुम्हें सवाल दिखाना चाहता हूँ एनसीईआरटी का। अच्छा आ तो गया। सुनो, यहाँ पर आओ जरा, सुनो, कहाँ गया। अब बताओ बच्चों, जो लोग बच्चे ऑनलाइन क्लास में, अभी बताइए मुझे, क्या सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड पे कॉन्फिडेंस है भाई? जरा बताना जरा। यहाँ होल ट्वाइस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि कितने क्लोरीन यूज करें तुमने? 2। है कॉन्फिडेंस? बताओ, है कॉन्फिडेंस? यस, यस, ठीक। अब सुनो, अब मैं तुम्हें एक सवाल दिखाता हूं। सवाल ये रहा भाई, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ जाओ भाई तुम, और जल्दी से करोगे सवाल, ठीक। कहाँ गया मेटल नॉन मेटल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अच्छा सवाल दिखाने जा रहा हूँ, तैयार रहिएगा, ठीक। और फिर मैं आपका जो है बनवाता हूँ अभी। हाँ ये यार सवाल देखो आप, देखो बच्चों इस सवाल में आ जाओ आप। सुनो, पहले तो मेरी बात सुन लो आप लोग जल्दी जल्दी से। देखो बच्चों, जल्दी से देखोगे आप, जल्दी से क्या। देखो बच्चों, ग्रुप नंबर 1 में आपके जो एल्कली मेटल्स आते थे, ठीक। ग्रुप नंबर 1 में जो आपके बच्चों एल्कली, यदि आपको नाम याद हो तो आपको याद होगा बच्चों लिथियम, फिर आपको याद होगा आपका सोडियम, और फिर याद होगा आपको पोटेशियम। दो तीनों पे प्लस 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 होता था, बताओ, है ना, होता था। तो ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी कितनी होती, बताओ? 1। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी कितनी होती है? 1। मानते हो कि नहीं? जल्दी से बताओ, मानते हो कि नहीं? ठीक। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी नहीं याद है क्या तुम्हें? बताना जरा। इसमें 2 ही तो मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, कौन कौन से बताओ? मैंने बताया था भाई, मैग्नीशियम आ जाएगा Mg2+, और कैल्शियम आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा कभी कभी बेरियम का सवाल आता है यार, तो चेक कर लो, Ba2+ होता है उसके ऊपर, बस इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तुम्हें। उसके बाद यदि तुम आओगे ग्रुप नंबर 13 पे, तो ग्रुप नंबर 13 में तुम्हें एक एलिमेंट मिलेगा Al3+, ठीक। एल्युमिनियम आयन कैटायन है आपका। तो ये सारे मेटल तुम्हें पता होने चाहिए। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2। वैलेंसी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। ग्रुप नंबर 13 की होती 3। भैया सेटिस्फाइड हो? बताओ, जल्दी से बताओ, सेटिस्फाइड हो? बोलो बोलो बोलो, हो? अब सुनो, अब अगर आप आओगे ग्रुप नंबर 14 में बच्चों, तो ग्रुप नंबर 14 में तो भैया कार्बन आता है, चेक कर लो। और कार्बन की वैलेंसी तुमने पढ़ी थी यार, 4 नहीं होती थी। अरे भूल गए हो क्या भाई? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर करता था। बोलो बोलो बोलो। तो ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी 4 है ना, ये वैलेंसी में लिख रहा हूं 4। 13 की हो गई 3, और ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी हो गई कितनी? 2। और ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। सही है। और उसके बाद बच्चों ग्रुप नंबर 15 में यदि आप आओगे तो आपको केवल 2 ही पढ़ने, क्या क्या? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। नाइट्रोजन का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,5, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 होता है। और फॉस्फोरस का बच्चों आपका 15 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,5 होता है, ठीक। तो आउटर मोस्ट में 5 और 5 हैं, तो भैया नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 नहीं होगी? बताओ, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। नहीं, कॉपर के पीछे मत भागो, कॉपर कॉपर 2+ आयन होता है। कॉपर 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 एक बच्चा परेशान है, तो कॉपर आप चुपचाप उसको अलग से याद कर लो, है ना, वो ट्रांजिशन मेटल वाले उसमें आएगा, है ना। अब हालांकि एग्जैक्टली ट्रांजिशन मेटल होता है नहीं होता, 11th में पढ़ेंगे आप, बट आप क्यूप्रस और क्यूप्रिक, ये दोनों आपको याद होना चाहिए था। क्यूप्रस और क्यूप्रिक, Cu+ क्यूप्रस है और ये क्यूप्रिक है। इसी तरीके से बच्चों आयरन के केस में, आयरन के केस में Fe2+ क्यूप्रस और Fe3+ क्यूप्रिक होता था। Fe2+ क्यूप्रस और Fe3+ क्यूप्रिक होता था आपका, ठीक, ठीक। अब सुनो, यहां पर आओ, कार्बन की वैलेंसी 4, और नाइट्रोजन का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, फॉस्फोरस 2,8,5 नहीं होता था? बोलो बोलो बोलो। और यहां पर ग्रुप नंबर 15 की जो वैलेंसी क्या 3 नहीं हो जाएगी? बताइए, क्या नहीं बताया है क्लास में? नहीं बताया तो यार याद करो अभी, क्योंकि नाइट्रोजन आपका 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, और फॉस्फोरस भी 3 गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। नॉन मेटल है तो या तो गेन करेंगे या तो शेयर करेंगे, ठीक, ठीक। तो ये चीज हो गया। और उसके बाद यदि आप आओगे ग्रुप नंबर 16 में, तो ग्रुप नंबर 16 में आपको मिलेगा क्या? ग्रुप नंबर 16 में आपको मिलेगा क्या? ग्रुप नंबर 16 में आपको मिलेगा क्या? ग्रुप नंबर 16 में मिलेगा आपको ऑक्सीजन एंड सल्फर। और ग्रुप नंबर 17 में आपको मिलेगा क्या बच्चों? फ्लोरीन और क्लोरीन का सवाल ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा यार ब्रोमीन आयोडीन अगर मिल जाए तो बस याद रख लेना क्या, कि ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी 2 होती है, और ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी 1 होती है। और उसके बाद ग्रुप नंबर 18 में तो कोई वैलेंसी नहीं होती है, चेक कर लो। आपका यहां पर नोबल गैसेस आएंगी, क्या? हीलियम, ठीक, नियॉन, ठीक है, ऑर्गन, ठीक, ये सब आएगा। तो इसकी वैलेंसी आपकी 0 हो जाती थी, इसकी वैलेंसी 0, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो आप, सॉरी नॉन मेटल कह रहा हूं, जो ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको पता, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे ना किसी से लेंगे। तो ये कहानी है, जरा जल्दी से देखिएगा यहां पर, जल्दी से देखिएगा यहां पर। देखिए बच्चों, अगर आप, हाँ,
तो ये हो गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,6 आता था, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो शेयर, और सल्फर का 2,8,6 होता था, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो शेयर, तो इसकी वैलेंसी 2। और ग्रुप नंबर 17 में आप फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता था, तो 2,7, तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा, और क्लोरीन आपका नॉन मेटल है तो आपका 2,8,7 इसका होता था, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो शेयर, इसलिए इसकी वैलेंसी 1। भैया चेक कर लो फटाफट जल्दी से। हो गया। अब सवाल करो इसको, अब सवाल इसको करो, आ जाओ। बहुत अच्छा सवाल है, पूरे बताऊंगा, पूरे आपको मैं बताऊंगा। 5 नंबर में सवाल, 5 कह रहा हूं सॉरी, यहां से सवाल तोड़ तोड़ के आ सकता है। कैसे? अब देखो आपको क्या करना है, गिव द फॉर्मूली ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड। स्टेबल बाइनरी, बाइनरी का मतलब है जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर बन रहा हो, तो सारे के सारे बाइनरी हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि हेलोजन का -1 होगा। भैया वैलेंसी वैलेंसी होती है बेटा, वैलेंसी वैलेंसी होती है, उतना डिटेल में तुम ले ही जाओगे मुझे, ठीक है। वैलेंसी वैलेंसी होती, चाहे जितने गेन, जब गेन करेगा तो -1 बोलोगे, गेन नहीं करेगा अगर शेयर करेगा तो 1 बोलोगे, ठीक। टेंशन मत लो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होता है, ठीक, नॉन मेटल में, ओके। अब देखो जरा बच्चों, ये बाइनरी कंपाउंड मैग्नीशियम और नाइट्रोजन 2 ही तो एलिमेंट से बन रहा है, इसलिए बाइनरी। लिथियम ऑक्सीजन से बनेगा तो बाइनरी, एल्युमिनियम क्लोरीन से बनेगा बाइनरी। बाइनरी का मतलब 2 एलिमेंट से मिलके बनने वाले कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। पोटेशियम ऑक्सीजन से मिलके बनेगा तो बाइनरी। अब आओ भैया फटाफट बनाओ, पहला बनाओ जल्दी से, पहला बनाओ जल्दी से, फटाफट बनाओ जरा जल्दी से, ठीक। मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज यार, चेक कर लो, मतलब इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, आपको बताया। और नाइट्रोजन पे तो याद कराया, अभी अभी याद कराया है, बुरा मत मानना। बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी से बताइए। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बताइए, ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बताइए, बताइए। करेक्ट, बोलो 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 फटाफट बोलो। 3 होती, यस यस यस। और सुन लो भाई सुन लो, अरे लल्ला कुछ पढ़ाया था भूल गया है लग रहा है कुछ, ये टीचर की जिम्मेदारी। पीरियोडिक टेबल क्यों कट कर दिया सिलेबस से, ये टीचर की जिम्मेदारी, जो टीचर पढ़ा रहा है वो बताएगा। तो भाई मैंने तुम्हें बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड मेटल आते हैं और राइट हैंड साइड नॉन मेटल आते हैं, भूल गए हो क्या? और जब भी मेटल किससे करता था, नॉन मेटल से, तो कौन से कंपाउंड बनते थे, बोलो बोलो बोलो। मेटल नॉन मेटल से करेगा तो कौन से कंपाउंड बनेंगे बताओ, मेटल नॉन मेटल से करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक। हाँ तो बना दो भाई बना दो, और जब भी आयनिक बनेंगे तो कैटायन होगा और एनायन होगा, मानते हो कि नहीं? तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम इसकी वैलेंसी को 3- से दिखाते। नाइट्रोजन भैया नॉन मेटल है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यार, यहां पर मेटल नॉन मेटल के साथ करेगा तो क्या आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, बोलो क्या आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा? एक मिनट जरा, क्या आपने फॉर्मूला नहीं बना दिया पहले वाले का, Mg3n2? बताओ। और नाम क्या पड़ेगा जब n के ऊपर 3- आता है, किसी भी नॉन मेटल के ऊपर माइनस आ जाए तो IDE आइड लगता है, तो नाइट्राइड नहीं बना, तो ये मैग्नीशियम नाइट्राइड नहीं बना, बोलो बोलो बोलो। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड नहीं बन गया, बताओ, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा इसका, बताओ, क्रिस्टल नहीं बनाएगा ये, बताओ। सारी प्रॉपर्टीज किसकी शो करेगा ये बताइए, आयनिक कंपाउंड की, ठीक। अब आ जाओ दूसरा सवाल देखो भैया, लिथियम ऑक्सीजन के साथ, ठीक। तो Li+ होता है आपका, बताया मैंने, और ऑक्सीजन पे 2- होगा क्योंकि ऑक्सीजन आपके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यार 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा गेन करेगा गेन करेगा, ऑक्साइड बना देगा यार, चेक कर लो। तो क्या तुम्हें नहीं पता कि Li2O लिथियम ऑक्साइड स्टेबल कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड है, क्योंकि 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, तो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है तुम्हारा। अगला सवाल आ जाओ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ आ जाओ जरा, यहीं पे बना दे रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग, है ना। क्या एल्युमिनियम पे 3+ नहीं पढ़ाया? क्या क्लोरीन हेलोजन जो है आपका उसके ऊपर -1 नहीं होता है? बताओ, ग्रुप नंबर 17 में वैलेंसी हो जाएगी -1 यार इसकी, तो ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो Al1 और Cl3 नहीं आ जाएगा, बताओ, ठीक, करेक्ट, आयनिक कंपाउंड है भाई, ठीक। उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बना पाओगे, बताओ, पोटेशियम ऑक्साइड नहीं बना पाओगे, आता है यार तुम लोग को, क्या दिक्कत है? के ऊपर +1 होता है, O के ऊपर 2- होता है, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो K2O नहीं बन जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ठीक, हो गया। तो ये तो सवाल नंबर 1 है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। अब मैं आपको ये कहता हूं कि इसका फॉर्मेशन दिखाओ, मेरा सवाल सुनो भाई, यहीं से बनाएगा एग्जाम में, और कहां से बनाएगा? इसका फॉर्मेशन दिखाइए, आइए आइए आइए, फॉर्मेशन करिए, एक एक करके फॉर्मेशन करिए। पहला फॉर्मेशन करिए मैग्नीशियम नाइट्राइड का, तो आ जाइए जरा, इस पे कॉन्फिडेंस है, पहले बताओ इस पे कॉन्फिडेंस है, इस पे कॉन्फिडेंस है, बोलो, आता है ये आप लोग को, इस पे कॉन्फिडेंस है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब जरा आइए जरा भाई, एक एक करके फॉर्मेशन करना, जरा आ जाना, यहीं से तो सवाल आएगा, और कहां से आएगा, ठीक, इधर आइए जरा, कराता हूं मैं फॉर्मेशन, ठीक। तो बच्चों अभी अभी तो पढ़ा आपने कि Mg2+ और N3- से आपका क्या बनेगा,
ये इधर वो उधर, तो Mg3N2 बनेगा। तो भाई इसका फॉर्मेशन जरा करके दिखाओ भाई। ठीक, कितने मैग्नीशियम चाहिए? 3। चेक कर लेना भाई बहुत ध्यान से, कितने मैग्नीशियम चाहिए? 3। तो एक मैग्नीशियम यहां बनाया, एक मैग्नीशियम यहां बनाया। अब ये आ जाएगा तो बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक, फिर प्लस लगाया, और फिर नाइट्रोजन कितने चाहिए तुम्हें? कितने नाइट्रोजन है? 2। तो यार एक इधर बना दो और एक इधर बना दो ऐसे करके। अब क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पता है? बताओ, क्या तुम्हें मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पता है? 2,8,2 होता है। और नाइट्रोजन का नहीं पता तुम्हें? 2,5 होता है। अब बताओ, जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? बोलो बोलो बोलो, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? 3। लेकिन मैग्नीशियम कितने देना चाहता है? 2। तो अब कहानी देख लो जरा कैसे चलेगी। और हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बना दो भाई, बना दो बना दो बना दो बना दो। चेक कर लो, ये वाले मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट में 2, और ये वाले मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट में 2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ये वाले मैग्नीशियम में भी 2। ठीक, उसके बाद अब नाइट्रोजन का बच्चों देख लो जरा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने तुम्हारे? 5। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 5 बनाकर। तो चेक कर लो यार, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर इसको भी बेचारे को 5 दे दो। 1 2 3 4 5। सही है। अब चेक कर लो एरो कैसे लगेगा, ये खास बात है, ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे। इसको चाहिए 3, तो एक इससे लेगा, एक ये वाला लेगा, और एक ये ले लेगा। यार क्या दिक्कत है बताओ? हो गए ना इसके पास 3, मानते हो कि नहीं बताओ? एक्स्ट्रा है ना। अब इसको भी 3 चाहिए यार, तो एक इससे ले लेगा, एक और इससे ले लेगा, और एक इससे ले लेगा। बताओ, ठीक है। अब ये वाला सवाल तुम्हारे भैया नहीं करके देंगे, है ना? ये सवाल भैया नहीं करेंगे। जो लोग भी कमेंट कर रहे थे भैया, ये आपके भैया नहीं करेंगे सवाल ये। ठीक, चलो आ जाओ। देखो, अब यहां से बच्चों क्या करोगे? कितने मैग्नीशियम है बताओ? और ना ये आपको कहीं फ्री में, वो तो गलती से स्ट्रीमिंग लगा दी तो बहुत सारे बच्चों को मिल गया है, ये कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा नहीं। Mg के ऊपर 2+ आ गया। और कितने मैग्नीशियम है? चेक कर लो यार, 1 2 3। सही है, ठीक है। 3, और ऐसा बहुत सारा है जो कि बच्चों ने पढ़ा है ऑनलाइन क्लासेस में, यही तो है ना। अब देखो जरा यहाँ पर, ये थ्राइस क्यों लगाया मैंने, ये बताओ भैया, खास बात इधर, ये थ्राइस क्यों लगाया मैंने बताओ? यहाँ पर 1 2 3, ठीक, 3 है। उसके बाद नाइट्रोजन चेक कर लो जरा, तो नाइट्रोजन में कितने हैं? 7। तो 1 2 3, ध्यान दीजिएगा बच्चों प्लीज, 4 है ना। एक सेकेंड, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने थे? 5 थे ना, 5 थे ना। तो ये हो गया, और देखो ये 5 हो गए। अब देखो 3 इसको एक्स्ट्रा मिले भाई, ध्यान से समझना जरा, 3 इसको एक्स्ट्रा मिले, तो 3 जो इसको एक्स्ट्रा मिले, इसको तुम यहां दिखा दो यार, क्या दिक्कत है? 1 2 3 करके ऐसे दिखा दो, क्या चला जाएगा? ठीक, अब चेक कर लो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 5 3 8। और सुन लो, अगर 3 आ गए हैं तो क्या यार 3 माइनस नहीं हो जाएगा बताओ? क्या 3 माइनस नहीं हो जाएगा बताओ? क्या 3 माइनस नहीं हो जाएगा बताओ? ठीक, हो जाएगा। और ध्यान से सुनना, भी खत्म नहीं हुआ है। क्या इसमें तुम एनायन में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? यस सर, लगाएंगे सर। उसके बाद कितने नाइट्रोजन है? कितने नाइट्रोजन है? 2, इसलिए होल ट्वाइस नहीं लगेगा भाई। बताना जरा, ये है फॉर्मेशन मैग्नीशियम नाइट्राइड का। ले लीजिए भाई, आ जाएगा एग्जाम में आपका 3 नंबर में क्वेश्चन। कर लोगे बताओ? कर लोगे बताओ? बताइए। हेलो हेलो हेलो, यस, आवाज तो आ रही है ना? आवाज तो आ रही है ना? आवाज तो आ रही है, बताइए, आवाज आ रही है? ठीक, ओके। ओहो हो, 1 सेकेंड, यस, आवाज आ रही है, बिल्कुल सही। अब देखो जरा, ये हो गया। तो भाई कर लोगे बताओ सवाल? कर लोगे? और सुनो एक बात और, इसमें अगर तुमने 3 माइनस बाहर लगा दिया तो टेंशन नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा भाई, दिल पे मत ले लेना, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, परेशान मत हो यार। बाहर लगाओ, अंदर लगाओ, क्या दिक्कत है भाई? ठीक, अंदर ही लगा लो, क्या दिक्कत है? अंदर ही लगा लो, एनसीईआरटी में अंदर लगा, अंदर लगा लेंगे यार 3 माइनस। ठीक, अगला सवाल करें, तैयार हो? अगला सवाल करें, हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ भाई, अगला सवाल क्या दिया था उसने आपको? अगला सवाल आपको क्या दिया था? यहाँ पर आइए जरा, कहाँ गया? अगला दिया था बच्चों लिथियम ऑक्साइड। तो यार जल्दी जल्दी अब मैं करूंगा, अब तुम्हें समझदार हो, Li पे प्लस होता है, O पे 2 माइनस होता है। ठीक, फिर लिथियम 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 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हारा 2,1 होता था, एटॉमिक नंबर तुम्हारा 3 होता था। लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता था, जिसको मैं येलो कलर के डॉट से दिखाऊंगा। तो ये देखो, येलो कलर के डॉट से मैंने दिखाया। उसके बाद फिर तुमने इसकी क्रॉस कराई थी, ये वाला 2 इधर आया था, ये इधर आया था, तो Li2O हो गया था। और लिथियम तुम्हें 2 चाहिए, चेक कर लो यार, यहां से पता चल गया Li2, तो 2 लिथियम चाहिए, 2 लिथियम के एटम, तो 1 2। उसके बाद
प्लस का निशान लगाओगे, ऑक्सीजन तुम्हें 1 चाहिए, और ऑक्सीजन की कहानी तुम्हें पता है कि 2,6 होता है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट में आपने बनाए 1 2 3 4 5 6, और ध्यान से चेक करिए, एक ये इधर से एरो जाएगा, एक इधर से जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एरो लगा दोगे, कितने लिथियम बने? अच्छा, लिथियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1, तो इसलिए लिथियम पे प्लस आएगा। और कितने लिथियम है? 1 2, इसलिए होल ट्वाइस लग जाएगा यार। होल ट्वाइस क्यों लगा? क्योंकि 2 लिथियम है। उसके बाद ऑक्सीजन को पकड़ लो, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, 1 2 3 4 5 5 6, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए येलो वाले, चेक कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए येलो कलर के, ब्रैकेट लगा दोगे, और ऑक्सीजन तो कितने तुम्हारे? 1 ही है, और इसके ऊपर 2 आ जाएगा, खेल खत्म हो गया, लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। क्या मैं अगला सवाल कराऊं? क्या मैं अगला सवाल कराऊं? बताइए, क्या मैं अगला सवाल कराऊं? बोलो बोलो बोलो। सारे सवाल में से कोई सवाल आपको एग्जाम में 3 नंबर में दे सकता है, इसलिए करा रहे हैं। एग्जाम्पलर में दिया हुआ है ना भाई, इसलिए खासकर खासकर मैग्नीशियम नाइट्राइड वाला सवाल। ठीक, इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड पकड़ लो, पोटेशियम ऑक्साइड पकड़ लो। ठीक, तो एल्युमिनियम क्लोराइड आपको पता ही है बच्चों, चेक कर लीजिए। एल्युमिनियम पे था आपका कितना? 3+ चार्ज, और ऑक्सीजन पे था 2-। 3 इधर आता था, 2 उधर जाता था, तो आपको बनता था Al2O3 यार। चेक कर लो कितने एल्युमिनियम चाहिए तुम्हें? 2 एल्युमिनियम के एटम। तो एक एल्युमिनियम यहां पकड़ा, एक एल्युमिनियम यहां पकड़ा, बीच में प्लस का साइन लगाया, ऑक्सीजन 3 पकड़ने, 1 2 और 3। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। इसके बाद यहां से आ जाएगा, इसको हम अगर आयनिक कंपाउंड मानते हुए चल रहे हैं तब, है ना। अगर हम, क्योंकि आप 11th क्लास में जाओगे चीजें थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अभी के लिए आयनिक कंपाउंड मान के चलोगे तो ऐसे ही बना के आएंगे एग्जाम में। 2,8,3 ऑक्सीजन, 2,6 बना लो भाई। अब एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, चेक कर लो। तो इसका 1 2 3, और इसके भी आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के केस में कितना है आउटर मोस्ट में? 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से चेक करना बच्चों, एरो और एरो का आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो यार एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा। इसको 2 चाहिए तो एक यहां से ले लेगा और एक यहां से ले लेगा, और इसको भी 2 चाहिए तो एक ये ले लेगा और एक ये ले लेगा। चेक कर लो यार। ठीक, तो यहां से आएगा आंसर आपके पास कैसा? ठीक, यहां से आएगा कैसा? 2 एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आता है? 3+, और ये हो गया आपका होल ट्वाइस। क्यों होल ट्वाइस लगाया? क्योंकि 2 एल्युमिनियम है। फिर ऑक्सीजन की कहानी चेक कर लो यार। ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के थे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने सामने से लिए थे। ठीक है, और 2- आएगा, और ऐसे कितने ऑक्साइड बन रहे हैं चेक कर लो? 1 2 3, तो होल थ्राइस लग जाएगा भाई। चेक कर लो, ये सवाल था, ये सवाल था, ये सवाल था, बताइए ये सवाल आया कि नहीं आया, बताइए। 9, तो ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगला सवाल है जो बच्चों वाला सवाल है। अब मैं उसको क्या ही करूं, आप क्या पोटेशियम ऑक्साइड आप नहीं कर सकते हो? K2O- ऐसा करके ना, K+O2- K2O आ जाएगा। तो भैया जल्दी से चेक कर लो, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या पढ़ाया था? एटॉमिक नंबर 19। तो 2,8,8,1 नहीं आता था, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने? 2 पोटेशियम चाहिए, K के नीचे 2 है, तो 2 पोटेशियम है, 1 2, और ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका 2,6 होता था यार। चेक कर लो, क्या दिक्कत है भाई? तो 1 2 3 4 5 6, तो एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, और आपके पास क्या बनेगा यहाँ? पोटेशियम आयन, लेकिन कितने? 2 होल ट्वाइस, और ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6, और 2 डॉट लग जाएंगे। ठीक, और ये इस पे आया 2-, और कितने ऑक्सीजन है चेक कर लो? एक ही ऑक्सीजन है, खत्म खत्म, एक ही ऑक्सीजन है, खत्म। ठीक, खत्म। ठीक है, तो बात समझ में आई थिंक आ गई होगी। ठीक, अब सुनो, इसके आगे भी ये मैंने अच्छा सवाल इसलिए कराया आपको, क्योंकि ये सब एग्जाम में बच्चों आता है, और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, तो इसलिए आपको जो है कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आप कर लोगे, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, परेशान ना हो। ठीक, अब बस
अब बस इसको अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम उड़ाएंगे अब, है ना। यहाँ तक तो पहुँचेंगे, बस खत्म हो जाएगा यार, 2-3 क्लास में खत्म, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। जाइए जाइए, काफ़ी टाइम हो रहा है, अब जाइए। ओके।